जरूर है क्योंकि टीम इंडिया जीत चुकी है वर्ल्ड कप। और जी हाँ, कल जिस तरीके का हमने प्रदर्शन किया वो ना ही सिर्फ सराहनीय था बल्कि एक रिकॉर्ड बनाने वाला भी जरूर था, क्योंकि भारत ने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप हासिल किया है। और अभिषेक, कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट तो भरपूर था, बट जिस तरीके की हमने बैटिंग की है उसके बाद कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बहुत आ चुका था कि हम ही जीतेंगे। और जीत देखिए, हमने वो जीत हासिल की और पूरे देश भर में अभिषेक इस चीज का जश्न जरूर मनाया गया। सृष्टि, बिल्कुल जश्न मनना भी चाहिए और सभी को बधाई, सभी को इस महाजीत की शुभकामनाएं भी। और देखिए सृष्टि, ये मैच तो मतलब आधी जीत की अगर हम बात करें तो हमने पावर प्ले में ही जीत लिया था। 6 ओवर में 92 रन, फिर कहां पर कोई मैच होने वाला था वो। तो उसके बाद हमने देखा कि अच्छा कोई विकेट भी नहीं गिरा था। और अभिषेक शर्मा जो जिनका अभी तक का फ्लॉप शो चल रहा था, कल देखिए वर्ल्ड कप की सबसे तेज 50 उन्होंने जड़ दी युवराज सिंह के बाद 18 गेंदों पर। तो ये तो होना ही था। और पहले ये कहा जा रहा था कि नहीं 180 190 का स्कोर मतलब उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन अब बैक टू बैक लगातार दूसरी बार सृष्टि 250 रन का आंकड़ा। और सृष्टि, चूंकि हम बिजनेस चैनल है तो मैं कुछ आंकड़ों पे ही सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देखिए 50वीं बार टीम इंडिया ने 200 रनों के आंकड़ों को पार किया है। 7वीं बार सबसे ज्यादा 250 रनों के आंकड़ों को पार किया है। और अगर हम 200 रन के अगर आंकड़े की बात करें तो इंडिया के बाद जो सेकंड बेस्ट है वो है साउथ अफ्रीका, जिसने कि 29 बार ये आंकड़ा पार किया है। तो कहां 29 और कहां 50, ये आप डिफरेंस देखिए। और कल बैटिंग बॉलिंग एक यूनिट के तौर पर हम बहुत ही शानदार खेले। और जसप्रीत बुमराह जैसा कोई नहीं, ये कहा जाता है। और कल उन्होंने फिर से साबित किया। देखिए अगर हम पूरे वर्ल्ड कप की बात करें, पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन की बात करें सृष्टि, तो शायद ये सबसे अच्छा खेल हमने नहीं दिखाया। बावजूद उसके हम विनर बन के उभरे हैं। आप वरुण चक्रवर्ती जो कि दुनिया के नंबर 1 T20 बॉलर हैं, उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, बट फिर भी सबसे ज्यादा उन्होंने 14 विकेट लिए हैं। अगर हम अभिषेक शर्मा की बात करें, दुनिया के नंबर 1 T20 बैटर हैं, उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। लेकिन कल उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। और बाकी भी हम देख रहे हैं कि ईशान किशन हो गए, उनका प्रदर्शन शानदार रहा। संजू सैमसन को कोई कैसे भूलेगा, बैक टू बैक 350 तीनों नॉकआउट गेम में। और ये जीत नसीब हुई है, तो जीत काफी ज्यादा ये खास है। और जो विजय अभियान है टीम इंडिया का 2023 के वर्ल्ड कप के बाद से आईसीसी के इवेंट्स में हम सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं। एक तो उसी वर्ल्ड कप के फाइनल को हमने हारा था ऑस्ट्रेलिया से, और इस वर्ल्ड कप में हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमें हार मिली थी। लेकिन उसके अलावा हमारा जो प्रदर्शन रहा है फिनोमिनल, और ये जीत बहुत खास है। सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई। तो चलिए, जीत का जश्न तो आज पूरे भारत में मनता ही रहेगा। पर आइए अब थोड़ी मार्केट्स की बातें कर लेते हैं, क्योंकि आज जो मार्केट की तस्वीर है वो इतनी अच्छी नहीं दिख रही है। क्योंकि देखिए ग्लोबल चिंताएं वॉर को लेकर बरकरार है, और साथ ही साथ हम क्रूड में भी एक बड़ा उछाल, यानी एक रिकॉर्ड लेवल का उछाल हम देख रहे हैं, जो कि एशियन मार्केट्स, भारतीय बाजारों के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। पर सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आज रहेगी बाजार की नज़र। तो जी हाँ, सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट से जुड़े ही अपडेट्स आ रहे हैं, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि कच्चे तेल में एक रिकॉर्ड उबाल है। अब 23% चढ़कर $115 बैरल प्रति डॉलर के पास जा चुका है। और ये जो तेज़ी है वो बरकरार है। अब कहीं ना कहीं 25% से भी ज़्यादा का उछाल हम ज़रूर देख पा रहे हैं। और देखते हैं कहाँ तक ये तेज़ी जाती है। पर डोनाल्ड ट्रंप के भी कमेंट्स लगातार कच्चे तेल पर आते ही जा रहे हैं, तो उनको ट्रैक करना भी इंपॉर्टेंट होगा। पर ग्लोबल मार्केट्स और एशिया बाजारों में कोहराम मचा हुआ है। देखिए डाउ जोन्स फ्यूचर्स 1000 अंक टूटते हुए नजर आए हैं। वहीं एशिया बाजारों में 7% तक की गिरावट है। निकाई कमजोर है, कोस्पी कमजोर है, वहां तो सर्किट भी लग चुका है। और लगातार तमाम मार्केट्स, इवन गिफ्ट निफ्टी से भी जो संकेत हैं वो काफी चिंताजनक है। 700 अंकों से ज्यादा की गिरावट
फिलहाल आपको गिफ्ट निफ्टी दिखाएगा। पर इस बीच एफआईआईज की बिकवाली रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये एक और कंसर्न है मार्केट्स के लिए, क्योंकि एफआईआई की कैश मार्केट में 6030 करोड़ की बिकवाली हमने देखी फ्राइडे के सेशन में, और ये लगातार छठवां दिन है जहां पर बिकवाली हावी होती हुई दिखी। बट कुछ एक कंपनीज ऑर्डर विन के चलते जरूर फोकस में रहेंगी, जहां पर राइट्स पर आप रखिए नजर। 729 करोड़ का इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। वहीं क्वालिटी वॉल्स जो है आज फोकस में जरूर रहेगा, क्योंकि यहां पर काफी कमजोर नतीजे आए हैं। देखते हैं किस तरीके का रिएक्शन ये पर्टिकुलर काउंटर दिखाता है। पर चलिए, चिंताएं तो बरकरार है मार्केट्स के लिए, बट सबसे बड़ी चिंता जो कि ऑनगोइंग वॉर है वही आती हुई दिख रही है, और इसके चलते ना ही सिर्फ इक्विटी मार्केट्स पे असर पड़ रहा है, बल्कि क्रूड की चाल और जो रफ्तार है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभिषेक, आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, कैसे देख रहे हैं फिलहाल ग्लोबल मार्केट्स, और क्या कोई रिकवरी हुई है निचले स्तरों से एशिया बाजारों में? सृष्टि, कोई रिकवरी नहीं है। गिरावट काफी ज्यादा है। अगर आप देखेंगे जापान के बाजार को और कोरिया के बाजार को, 7% से ज्यादा की गिरावट दोनों के दोनों बेंचमार्क इंडेक्स में है। और अगर आप हांगकांग की बात करें तो वहां पर 3% के आसपास की भारी गिरावट है। क्रूड आप देखिए मूड खराब करेगा, और बड़ा मूड खराब करेगा। आज 24,000 तो खैर टूटेगा ही टूटेगा। देखते हैं उसके नीचे कितनी गिरावट आती है। और उसकी वजह यह है कि पिछले हफ्ते हमने देखा था कि WTI क्रूड में 35% की गिरावट आई थी। अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करें, लगभग 28% की गिरावट आई थी। ये पूरे हफ्ते में आई थी, लेकिन एक सत्र में जो गिरावट अब है कच्चे तेल की, वो है 27% की, और ब्रेंट क्रूड का भाव निकल गया है $118 के आसपास के। तो ये क्रूड एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि क्रूड डिपेंडेंट हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी है। हम काफी ज्यादा हम कच्चे तेल का इंपोर्ट करते हैं। अपनी टोटल अगर हम एनर्जी रिक्वायरमेंट की बात करें तो कच्चे तेल का इंपोर्ट जो है 80 to 85% हम करते हैं। और मिडिल ईस्ट में जो संकट जो जारी है, उसका असर साफ तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। 27 फरवरी से अब तक लेकर 8 सत्र में कच्चे तेल के भाव में लगभग 60% के आसपास का उछाल आ गया है। और उसकी वजह यह है कि इराक, कुवैत, यूएई, जो कि ओपेक प्लस के बड़े उत्पादक हैं, इन तीनों देशों ने उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है। और कटौती इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इनके पास अब स्टोरेज के लिए जगह बची नहीं है, क्योंकि युद्ध का माहौल है और इतनी जल्दी स्टोरेज फैसिलिटी बना पाना यह आसान होता नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक पतली खाड़ी है, ईरान के पास ही, ईरान, ओमान, कुवैत के पास ही गुजरती है वो। और वहां से जो कच्चे तेल की जो सप्लाई होती है, ग्लोबल जो क्रूड है, सी बॉर्न जो क्रूड है, 20 to 25% वहां से सप्लाई उसकी होती है। और ऑफिशियल क्लोजर तो नहीं हुआ है सृष्टि, लेकिन कहीं ना कहीं आशंका इस बात की है कि क्या ईरान तमाम देशों के टैंकर्स पर हमले करेगा, क्योंकि ईरान की बौखलाहट खाड़ी देशों में उन तमाम देशों के खिलाफ है जो जिनके बेसिस, जहां पर अमेरिका के एयर बेसिस हैं, जहां पर अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं, और उनको टारगेट भी कर रहा है ईरान। तो वो देश अब हिचकिचा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल की सप्लाई करने को लेकर। आप देखिए, ये तीनों देश बड़े देश हैं। अगर हम इराक की बात करें, ओपेक का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यूएई की बात में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है यूएई है। पांचवां सबसे बड़ा उत्पादक कुवैत है। और इन सारे के सारे देशों ने अब अपनी सप्लाई में और उत्पादन में दोनों में कटौती की है। और इसी का असर है कि हम देख रहे हैं कि कच्चा तेल का भाव है अब $120 के आसपास पहुंचता हुआ आपको दिखाई देगा। 2022 के बाद, जुलाई 2022 के बाद कच्चा तेल सबसे ऊपरी स्तर पर है। यानी कि जब यूक्रेन पर जब रूस ने जब हमले किए, इन्वेजन का प्रयास जब किया, उसके बाद जो कच्चे तेल का भाव था उस भाव के आसपास पहुंच गया है। और निश्चित सी बात है कि ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ट्रंप की तरफ से युद्ध में किसी भी तरह की शांति, किसी विराम की बातचीत निकल के नहीं आ रही, बल्कि उनकी तरफ से और भड़काने वाले बयान आ रहे हैं। उन्होंने पहले यह कहा था कि ईरान बिना शर्त के सरेंडर कर दे। उनका एक नया बयान आया है, ट्रुथ सोशल पर उन्होंने पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करने के लिए अगर कुछ समय के लिए तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो यह कीमत बहुत छोटी है, और इससे जो अलग सोचते हैं वो मूर्ख हैं, ऐसा ट्रंप ने कहा है। तो किसी
राहत के संकेत नहीं है ईरान के खिलाफ जो अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, और उसी के चलते ये हम क्रूड में उबाल देख रहे हैं। आप देखिए डाउ फ्यूचर 1100 पॉइंट टूट गया है, नैस्डैक फ्यूचर में 600 अंकों से ज्यादा की गिरावट है, S&P फ्यूचर लगभग 150 पॉइंट टूट गया है। और अमेरिकी बाजार हमने देखा था कि शुक्रवार को गिरे थे, और शुक्रवार की गिरावट के पीछे एक और वजह थी कि वहां पर जो जॉब रिपोर्ट आए थे जो नॉन फार्म पेरोल के जो आंकड़े आए थे वो काफी ज्यादा कमजोर आए थे। फरवरी में नॉन फार्म पेरोल 92,000 गिरा है, जबकि अनुमान था इकोनॉमिस्ट को कि ये 50,000 बढ़ के आएगा, क्योंकि जनवरी में जो नॉन फार्म पेरोल आया था उसमें करीब 1,26,000 की बढ़त देखने को मिली थी। तो ये एक और चिंता की बात, बेरोजगारी दर पहुंच गई है 4.4% पर। तो कुछ इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं वो भी काफी नेगेटिव संकेत दे रहे हैं। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में हम देखने को उतार चढ़ाव कायम है, लगभग $5,100 के आसपास के प्राइसेस हैं। आज थोड़ी सी नरमी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन आप देखिए जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ के 4.18% पर पहुंच गई है। डॉलर इंडेक्स 99.64% 64 पर पहुंच गई है। ये दोनों भारतीय बाजार के लिए नेगेटिव है। और आप गिफ्ट निफ्टी को देखिए, 800 अंकों की भारी गिरावट सिस्टम गिफ्ट निफ्टी में देख रहे हैं, 23,741 के लेवल। हालांकि ये फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए, लेकिन 3.5% की भारी भरकम गिरावट। तो आज संकेत काफी ज्यादा कमजोर हैं, और केंद्र में क्रूड है और उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप, कहीं से कोई राहत नहीं है। तो एक तेज सेल ऑफ के लिए शुरुआत में हमें तैयार रहना चाहिए। जी हाँ, एक बड़ा सेल ऑफ की चिंता जो ज़रूर दिखा रहा है, और गिफ्ट निफ्टी से भी वैसे ही संकेत आ रहे हैं। बट आइए चलते हैं हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंगत के पास और उनसे समझते हैं कि उनका क्या फ़िलहाल टेक है मार्केट पर। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। फ़िलहाल आज की तस्वीर जो है वो इतनी अच्छी तो नहीं दिख रही है, और मार्केट्स के लिए सबसे बड़ा कंसर्न ईरान अमेरिका का युद्ध, इसका असर क्रूड पर देखने को मिल रहा है। और अब हम जब बात कर रहे हैं तो लगभग 25% का उछाल जो है वो क्रूड के दाम दिखा रहा है। ऐसे में क्रूड सेंसिटिव सेक्टर्स पर इसका इम्पैक्ट तो ज़रूर दिखेगा, बट आपका क्या टेक है, कहाँ पर रखनी चाहिए नज़र, और किस सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, क्रूड आज के डेट में WTI 109 के ऊपर है और ब्रेंट भी 109 के ऊपर है। पहली बार नहीं है, पर एक दो बार पहले भी हुआ है। नॉर्मली WTI जो है $5 के डिस्काउंट, $5 से $6 के डिस्काउंट में रहता है ब्रेंट से। और इस बार पहली बार हो रहा है कि WTI जो है वो 109 के ऊपर चला गया, और ब्रेंट भी 109 के ऊपर है, बट WTI का रेट या तो इसके बराबर का है या उससे थोड़ा सा ऊपर है। इसका इम्पैक्ट जो है, मैंने जैसे कहा कि एशियाई इकोनॉमीज़ में बहुत बुरी तरह पड़ने वाला है। कारण ये है कि लगभग 90% ऑफ मिडिल ईस्टर्न क्रूड जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से निकलता है वो एशियाई मार्केट्स में जाते हैं। हम वहाँ से 60-70% जो LNG निकलता है या गैस निकलती है वो भी एशिया मार्केट में जाती है। भारत का देख ले, 50% क्रूड जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आता है वहाँ पर, और 50% LNG भी वहीं से आती है। और उसके वजह से जो ये जो हो रहा है, एक तो ये है कि सप्लाईज हिट हो रही हैं गल्फ़ की। कुवैत ने अपने ऑयल प्रोडक्शन कम कर दिया है। अपना LNG जो है जो प्रोडक्शन है कटार का, वो भी कम हो गया है। तो ये दोनों को अगर हम देखें तो इसका इम्पैक्ट जो है बहुत बुरी तरह आता है पूरे एशियाई मार्केट में, और भारत में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हाँ, एक रशिया क्रूड अवेलेबल है, पर रशिया क्रूड भी महंगा होता जा रहा है और वहाँ पर जो डिस्काउंट है वो कम होता जा रहा है, तो वो भी एक इम्पैक्ट है। और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि राशनिंग हो रही है कि LNG सप्लाईज़ को सिटी गैस में दिया जा रहा है और फर्टिलाइज़र्स को प्रायोरिटी दी जा रही है। इसकी वजह से इंडस्ट्रियल आउटपुट इम्पैक्ट होने की उम्मीद है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को LNG और गैस नहीं मिलेगा। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ये ग्रोथ को कैसे इम्पैक्ट करेगा कि चौथी तिमाही में और अगले साल की पहली तिमाही में। अगर हम पूरे इकोसिस्टम को देखें तो रिलायंस थोड़ा सा बेटर दिखता है इसमें, क्योंकि इसमें रशियन क्रूड उसको मिलता है, और वो जो इंक्रीज हुई है क्रूड प्राइसेस जो है वो कम ऑफसेट थोड़े बहुत हो जाते हैं क्योंकि उसके क्रैक्स जो हैं या ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स हैं वो हायर रहेंगे $1 से $3 के बीच में।
सिटी गैस में आपको गुजरात गैस सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड दिखेगा। उसके बाद आपका MGL और IGL आएगा। गेल थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा क्योंकि उसके ट्रांसमिशन वॉल्यूम्स गिरेंगे तो उसकी वजह से उसका रेवेन्यू कम होगा उधर। OMCs में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आएगी कि वो अपने हाइटेंड क्रूड प्राइसेस जो है वो पास ऑन नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर एक तरह से उनको मार्केटिंग जो उनका मार्जिन है वो वहाँ पर हिट हो ही रहा है। अगर हम LPG की तरफ से देखें तो ओवर द वीकेंड 60 रुपीज़ पर सिलेंडर LPG बढ़ा है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आया है। पर वहाँ पर भी कॉस्ट जो है एक LPG का आज के डेट में 1050 का है, और जो सरकार जो उज्ज्वला स्कीम के लिए जो सब्सिडी देती है वो 300 रुपये की है। तो आज भी कस्टमर को जो है 955 के आसपास का मिलता है वहाँ पर। सो ये वो एक चीज़ है जो जिसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। सर जी, सर गुड मॉर्निंग। निश्चित तौर पर कच्चा तेल तो बड़ा टेंशन होगा ही, लेकिन एक टेंशन एफआईज के फ्रंट पर भी है, क्योंकि इन तमाम जो एक मुश्किलें पैदा हुई हैं ग्लोबल मार्केट में, एफआईज की बिकवाली फिर से बढ़ी है। और हमने देखा कि शुक्रवार को भारी भरकम अमाउंट एफआईज ने निकाले हैं कैश से। हालांकि डीआईज बाइंग कर रहे हैं, लेकिन एफआईज के फ्रंट पर जो चिंताएं हैं वो जस की तस कायम हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर आंकड़ों को, और ओवरऑल जो सेटअप है वो आपको कैसा लग रहा है आज? देखिए, एफआईज के नंबर्स देखें तो हम पिछले कुछ हफ्तों से सेलिंग ही देख रहे हैं। 29,000 करोड़ का नेट सेलिंग हुआ एक हफ्ते में, और अगर हम डीआईज को देखें तो लगभग 35,000 करोड़ का नेट बाइंग हुआ है। तो डीआईज अभी भी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर 45,000 करोड़ का अगर सपोर्ट नहीं होता तो मार्केट अभी किधर होता। तो जो बाइंग हो रही है वो, और जो सपोर्ट आ रहा है वो डीआई से ही हो रहा है, और जो क्वेश्चन आ रहा है इस पूरे शॉक पे वो भी डीआईज ही ले रहा है। तो हर बिकवाली पे बाइंग हो रही है, हर बिकवाली पे डीआईज खरीद रहे हैं और एफआईज बेचे जा रहे हैं। एफआईज के लिए तो दो चीज़ें हैं, एक तो क्रूड शॉक का इम्पैक्ट जो ग्लोबली इनको एशियाई मार्केट में सबसे ज़्यादा हिट होता है, क्योंकि वो अपने पोर्टफोलियो की तरफ से देखते हैं कि अगर आप इमर्जिंग मार्केट में तो इमर्जिंग मार्केट कैसे हिट होगा, अगर आप एशियाई मार्केट का आपका कोई फंड है तो वो एशिया मार्केट में कैसे इसका इम्पैक्ट होगा, और उसकी वजह से वहाँ पर सेलिंग आएगी। तो पोर्टफोलियो लेवल पे जो सेलिंग हो रही है उसकी वजह से ये देखने को मिल रहा है। और इंडिया लेवल पे जो बाइंग हो रही है वो इंडिया स्पेसिफिक फंड्स करेंगे जब वो नीचे आते हैं, पर वो इंडिया स्पेसिफिक फंड्स अभी बहुत कम है, तो इसलिए आपको ये गिरावट देखने को मिल रही है। डीआईएस का सपोर्ट अभी भी है, और आज भी जैसे रुपी अगर वीक और होता है तो आपको और सेलिंग देखने को मिलेगी। क्रूड सुबह 109 तक था, अभी 117 हो गया है, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा आज आपके लिए, क्योंकि सारे ऑयल स्टॉक्स और OMCs और सारे स्टॉक्स सारे फोकस में रहेंगे। और एक माइक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में अगर हम देखें तो इसका इम्पैक्ट हमारे चौथे तिमाही में कैसे आने वाला है, और पहली तिमाही अगले फाइनेंशियल का कैसे आने वाला है, उसमें भी देखने लायक होगा। उम्मीद ये है कि एक महीने तक रहेगा ये जो मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया का जो वॉर है, जो एक महीने का फैक्टर इन किया हुआ है मार्केट्स ने, अगर ये उससे ज़्यादा एक्सटेंड होता है तो इम्पैक्ट और भी ज़्यादा होगा सारे इकोनॉमीज में। राइट, बट इसके अलावा सजीद सर, एफएनओ के संकेतों को देखते हुए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर क्या कुछ रणनीति रखनी चाहिए, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी तो काफ़ी कंसर्निंग पॉइंट्स दिखा रहा है। 700 अंकों की गिरावट है फिलहाल गिफ्ट निफ्टी में। देखिए, आज एक दिन पहले है एक्सपायरी का, और आपको काफ़ी एक्टिविटी देखने को मिलेगी कॉल में। गिफ्ट निफ्टी को देखें तो 700 पॉइंट की गिरावट ऑलरेडी देखने को मिल रही है। अगर हम मार्केट को देखें तो ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस को हम देखें, अगले हफ्ते का ऑप्शन जो कि मार्च 17 के आसपास का ऑप्शन है, उसमें देखिए तो निफ्टी ऑलरेडी 24,000 का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है वहाँ पर वो भी शायद आज ब्रीच हो जाएगा। तो आपको काफ़ी कॉल एक्टिविटी देखने को मिलेगी, विक्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, कॉल राइटिंग्स बहुत होने वाली है आज, वो भी नीचे की तरफ मार्केट को प्रेशर करेगा। हाँ, टुवर्ड्स दी एंड थोड़ा बहुत बाइंग आ सकता है, क्योंकि अगर हम जैसे इन 24,000 के नीचे जाएंगे तो थोड़ा सा बाइंग देखने को मिल सकती है शायद। बट ये मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, रिटेल इन्वेस्टर्स को इसमें बहुत ध्यान से इसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए अगर कर रहे हैं तो। और
स्टॉक्स अगर आपको दिखता है कि स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ रही है, कहीं पर अंडर वैल्यू दिख रही है, तो आप स्टॉक्स पे देखिए। डेरिवेटिव्स इस वक्त बहुत ही खतरनाक है सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि सब अपने हाथ जलाएंगे अगर इस वक्त आप उसमें घुसेंगे, क्योंकि इसमें आज के डेट में काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स घुसे होंगे इस आर्बिट्राज को करने के लिए, और उस आर्बिट्राज के बीच में आप अगर आप आ गए तो नुकसान जो है आपके लिए रहेगा। सजी सर, HUL से डिमर्जर के बाद क्वालिटी वॉल्स के जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी कमज़ोर रहे हैं, घाटा बढ़ा है, आय कमज़ोर रही है, और अगर हम मार्जिन की बात करें तो उसमें भी कमी आई है। किस तरह से प्लान करना चाहिए सर आज शेयर को लेकर? देखिए, क्वालिटी वॉल का जो मेन अर्निंग्स है वो समर्स में आता है, क्योंकि आप आइसक्रीम उस समय ज़्यादा खाते हैं। पर Q3 के नंबर से हम देखें तो टॉप लाइन गिरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि हमारे पास YOY का नंबर नहीं है। ये बिज़नेस को YOY देखना चाहिए। पर उसके बावजूद अगर हम देखें तो आपका जो PBT लेवल पे जो लॉसेस हैं ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, क्योंकि अगर एक बार आप एक्सेप्शनल को हटा दें, 93 करोड़ का एक्सेप्शनल है, जिसमें कुछ प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूएशन है, लेबर का कोड का इम्पैक्ट है, बाकी चीज़ों का भी इम्पैक्ट आया हुआ है इसके अंदर, तो वो सब चीज़ें करें तो लगभग 100 करोड़ का उनका लॉसेस है, वर्सेस 97 98 करोड़ का जो लॉस था उनका लास्ट टाइम का। बट ओपन ऑफर बहुत नीचे वाले प्राइस में, तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि ओपन ऑफर 21 रुपये में, तो वो शायद एक सपोर्ट रहे मार्केट स्टॉक के लिए। बट इसका जो बिजनेस ट्रांजिशन है, जो HUL से निकल के दूसरे में चल गया है, अलग से डीमर्ज कंपनी हो गई है, सारे शेयर होल्डर्स अपने इसके HUL वाले के हैं, तो वो एक देखने को मिलेगा कि ये कैसे यहाँ से ट्रांजिशन करता है, और नया प्रमोटर जब आएगा तो नए स्ट्रैटेजीज लेकर आएगा, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी क्वालिटी वॉल्स के लिए। तो ये लॉन्ग टर्म प्ले हो सकता है, सीजनल प्ले है ये, और जब तक ये प्रॉफिटेबल टर्न नहीं होता और अपने आप को टर्न अराउंड नहीं करता, यहाँ पर थोड़ी सी हालत इसकी थोड़ी सी वो रहेगी। हाँ, HUL से डीमर्ज हो गया तो HUL के लिए वो अच्छा है, क्योंकि लॉसेज जो है अब HUL पे नहीं जाते और ये क्वालिटी वॉल्स में रहेंगे। तो क्वालिटी वॉल्स के शेयर होल्डर्स जो HUL के शेयर होल्डर्स हैं जो आए डीमर्जर के थ्रू, उनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग दिखेगा, क्योंकि ओपन ऑफर भी बहुत नीचे था, लिस्टिंग बहुत हाई प्राइस में हुई, अभी 26 रुपये के आसपास चल रहा है ये, तो इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि अर्निंग्स भी इतने एक्टिव नहीं है, और ये बहुत ही सीजनल स्टॉक है, समर स्टॉक है। तो ये देखने लायक है कि ओपन ऑफर कितनी जल्दी ख़त्म होता है और मैनेजमेंट क्या करती है इसकी ट्रांजिशन के लिए। ऑलराइट, तो चलिए क्वालिटी वॉल्स पर भी रखेंगे नज़र नतीजों के दम पे। पर सजीद सर, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला मार्केट्स पे रणनीति साझा की और तमाम काउंटर्स पर भी डिस्कशन की और अपने व्यूज़ रखे हमारे दर्शकों के लिए। पर चलिए, हमने समझे कि ग्लोबल संकेत कैसे दिख रहे हैं और आज मार्केट पे क्या होनी चाहिए, रणनीति कौन से रहेंगे वो बड़े ट्रिगर पॉइंट्स। बट अब अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे, हमारे साथ अब प्रदीप हल्दर जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे मार्केट की रणनीति। पर प्रदीप जी, आपके पास आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, बस एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद लौटेंगे, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे उनकी रणनीति और साथ ही उनके स्टॉक आइडियाज़ भी। जल्द लौटते हैं। के बाद आपका फिर से स्वागत है पावर ट्रेड में। संकेत आज काफी ज्यादा कमजोर हैं। आप गिफ्ट निफ्टी को देखिए, करीब करीब 800 अंकों की गिरावट है और लोअर लेवल से किसी भी सुधार के संकेत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप ग्लोबल संकेतों की बात करें तो आप देखेंगे कि डाउ फ्यूचर लगभग 1100 पॉइंट नीचे है और क्रूड में जो उछाल है वो परेशान कर रहा है, क्योंकि कच्चे तेल का भाव इस वक्त अगर मैं आपको करंट प्राइस बताऊं तो करीब 25% का उछाल है ब्रेंट क्रूड में और $117 के आसपास के भाव है। पिछले हफ्ते ने देखा था कि ब्रेंट क्रूड में 28% का उछाल आया था। तो मिडिल ईस्ट की जो टेंशन है ये बाजार को भी काफी ज्यादा परेशान कर रही है। पिछले हफ्ते 4 ट्रेडिंग सत्र में 3 ट्रेडिंग सत्र भारतीय बाजार गिरे थे और आज हम देख रहे हैं कि 24,000 का लेवल टूटने के पूरे संकेत हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उसे समझते हैं कि बाजार को लेकर उनका व्यू क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या बाय ऑन डिप करना है या फिर बाजार से भी दूर रहना है तेजी के खिलाड़ियों को। हमारे साथ हैं 4 एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। रचित खंडेलवाल हैं, इसके अलावा लक्ष्मी सी इन्वेस्टमेंट से अंशुल जैन हैं,
प्रदीप हल्दर हमारे साथ जुड़ गए हैं और मेरे साथ शेर खान के सौमिल मेहता हमारे साथ हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। सौमिल भाई, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। जो शॉर्ट करके गए उनकी तो बल्ले बल्ले, लेकिन एक कठिन दिन है बाजार में, क्योंकि यहां से ना आगे का कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। अभी कितना गिरेंगे ये तय नहीं है। $115 वाला क्रूड क्या और अभी गर्म होगा, इसके बारे में अंदाजा नहीं है। तो रणनीति बनाना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। आप जरा बताइए कि क्या सलाह आप देंगे ट्रेडर्स को आज के सत्र के लिए, क्योंकि बड़े गैप के साथ आज बाजार की कमजोर शुरुआत होने वाली है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कांग्रेचुलेशंस कि हम कल मैच जीते। that's one good news. That's a one good news which is really important. मार्केट पे आते हैं। मार्केट में निफ्टी में अगर हम बात करें तो बहुत समय से लास्ट कपल ऑफ मंथ से हम लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस बना रहे हैं। इन द लास्ट 4 to 5 ट्रेडिंग सेशंस हमने 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है। एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है वो नीचे की तरफ टूटी है। मंथली क्वार्टरली चार्ट जो हायर डिग्री टाइम फ्रेम है वहां पर भी लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस है which all of these are negative signs for the market. अब ट्रेंड डाउन है, दैट इज फॉर श्योर कि मीडियम टर्म में ट्रेंड डाउनवर्ड्स है। जो बाउंस हमने लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में देखा वो बाउंस भी कंप्लीट होके फिर से एक नया लेग नीचे की तरफ शुरू हुआ। आज एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने मिली है। अब जो ये अप्रोच है, अप्रोच कहाँ से लेना है, जो टारगेट्स हैं इस समय वो 23,900 का पहला टारगेट है जो मुझे लगता है कि आज के ट्रेनिंग सेशन में आ जाएगा। जो दूसरा टारगेट है दैट इज 23,500 23,400 एक्चुअली 23,400 के आसपास एक छोटा सा स्विंग लो है, वहां पे गैप भी छूटा था, तो वो एक टारगेट बन जाता है। अब ये एक एक वन साइडेड नीचे की तरफ ट्रेंड है। जो कुछ समय पहले हमने ऊपर की तरफ देखा, अब ये नीचे की तरफ जो नेक्स्ट लेग शुरू हुआ है, नेक्स्ट वेव शुरू हुआ है, वो मुझे लगता है कि 23,400 23,000 तक भी जा सकता है। सो दीज आर द व्यूज। और नेगेटिव व्यू रहेगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखे। आज जब खुलता है और ऊपर में जब थोड़ा सा बाउंस आता है, ये वेट करे बाउंस के लिए और वहां पे शॉर्ट करने की कोशिश करे। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टॉक्स जहां पर जो स्टॉक्स ऑलरेडी 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं, एवरेजेस के नीचे चल रहे हैं, वैसे स्टॉक्स को ढूंढ के जो ऑलरेडी वीक है, ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, वहां पे शॉर्ट करने की कोशिश करें, लॉन्ग करने की कोशिश ना करें। दैट वुड बी माय सजेशन। बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करें तो 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो 57,430 के आसपास है। आज उसके नीचे ही खुलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। और जो नेक्स्ट टारगेट फॉर बैंक निफ्टी इज कि 56,200 के आसपास का नेक्स्ट टारगेट है। और अगर उस वहां पे सस्टेन नहीं होता है तो 55,000 तक हम जा सकते हैं, विच इज अगेन एक स्विंग लो है, वहां तक हम गिर सकते हैं। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ऊपर है। अब जो 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हम आज ओपन करेंगे तो उसी को एक रेजिस्टेंस मान के चलेंगे विच इज 57,430। तो ये लेवल आप ध्यान में रखें, अगर वहां पर आता है तो शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। तो सौमिल भाई ने आपको पूरा का पूरा गाइड कर दिया है। मैं संक्षेप में बता देता हूं फिर से। देखिए, उछाल पर आपको बिकवाली करनी है, लॉन्ग के मौके बाजार में नहीं खोजने हैं। निफ्टी के लिए 23,900 अब नीचे की तरफ पहला टारगेट, ये टूटा तो 23,500 23,400 तक भी जाने के कह सकते हैं कि दायरे खुल जाएंगे। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 56,200, उसके बाद 55,000 ये नीचे की तरफ के लेवल होंगे। उछाल पर बिकवाली करके ही बाजार में आपको रणनीति बनानी है। सौमिल भाई, आपको भी बहुत बधाई और हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, हमारे जो को-एंकर हैं, उनको भी बधाई भारत की जीत की। लेकिन उम्मीद करके चलेंगे कि जो मूड तेल ने खराब किया है, देखते हैं कि खेल से सेंटिमेंट कितना बेहतर होता है। लेकिन एक और हमारे दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपने एक्सपर्ट से हम ट्रेडिंग कॉल लें उसके पहले एक फंडामेंटल व्यू जरा ले लेते हैं। बाजार को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं गौरांग शाह हैं जियोजित इन्वेस्टमेंट के। गौरांग भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आपको भी ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। अहमदाबाद में भारतीय टीम ने इतिहास रचा है, लेकिन बाजार की जो स्थिति है वो काफी कमजोर है। कैसे गाइड करेंगे आप निवेशकों को सर? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए।
ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को और आप सभी को एक ऐतिहासिक विजय की अनेक अनेक शुभकामनाएं। कल संध्या में जिस प्रकार से भारतीय टीम ने जो प्रदर्शन किया है, मेरे ख्याल से वो सभी मापदंड में अगर आप देखने जाए तो सबसे सर्वोच्च स्तर पर प्रदर्शन जो था वो हमने कल शाम को देखा। और मेरे ख्याल से एक भव्य जीत पहली बार अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद शहर में श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमें प्राप्त हुई। और कल शाम को मैच के पश्चात जो मैं देख रहा था और पढ़ रहा था और सुन रहा था, कई प्रकार के हमने इतिहास बनाए हैं। जीत के लेकर के, प्रदर्शन को लेकर के, रुझान को लेकर के, 250 रन निरंतर जो हमने बनाए हैं वगैरह वगैरह। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और मेरे ख्याल से बहुत ही गर्व से हम क्रिकेट का जो खेल है उसमें हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार का प्रदर्शन आगे जाते हुए हमारी भारत की टीम करे। एक छोटा डिस्क्लोजर बाजार के ऊपर दे देता हूं, क्योंकि अब बाजार के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे, यह बुनियादी तर्क के आधार पर है। इस हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभवता पूर्वक उनका निवेश होना चाहिए। तो अब एक खुशी और मुस्कान और एक जश्न के पश्चात थोड़ी बहुत निराशाजनक बातें करते हैं, जिस प्रकार से रुझान और संकेत आज हमें मिल रहा है बाजार को लेकर के। लेकिन मैं इस पर टिप्पणी से करने से पहले मैं एक टिप्पणी मेरी व्यक्तिगत जो रणनीति है उसके ऊपर करना चाहूंगा। और एक डिस्क्लोजर भी ये मान के चल सकते हैं आप कि मैंने मेरे एसआईपी जो है वो कभी भी बंद नहीं किए हैं। न तो सिर्फ ये जो खाड़ी में संकट खड़ा हुआ है तब, ना मैंने मेरे एसआईपीज जब हमास इजराइल की परिस्थिति खड़ी हुई तब, ना मैंने एसआईपीज बंद किए जब रशिया और यूक्रेन की परिस्थिति खड़ी हुई थी, और ना मैंने कोविड के दौरान मेरे एसआईपीज बंद किए। मेरा एसआईपीज तभी भी जा रहे थे, आज भी जाएंगे, भविष्य में भी जाएंगे। और अगर मौका मिला तो लमसम इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने 2 दिन पहले किया था, उस प्रकार से भगवान के आशीर्वाद से थोड़ी बहुत पूंजी बचत खाते में है। अगर आज मौका मिला तो आज, वरना आने वाले भविष्य में जो लमसम इन्वेस्टमेंट करना है वो भी कर दूंगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं अभिषेक भाई, एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आप कृपया करके इस प्रकार की परिस्थिति में घबरा करके कोई ऐसा निर्णय न ले जो भविष्य में आगे जा करके आपको पछतावा हो। तो आपका एसआईपी जो जा रहा है वो जाने दीजिए। ऐसे माहौल में जो रकम आपकी एसआईपी है वो तो जाएगी, लेकिन आपको यूनिट्स जो है वो ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि बाजार गिर रहा है। 26,000 में जितने यूनिट्स मिलते थे वो अलग बात है, और ये जो परिस्थिति दिख रही है 24,000 के नीचे, यहाँ पर थोड़े ज्यादा यूनिट। तो अपने यूनिट्स आप निरंतर जारी रखिए। और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो आप लमसम भी जोड़ सकते हैं। अब हो सकता है यहाँ से 23,000 की भी बातें आए, 23,500 की बातें आए, परिस्थिति पर निर्भर करता है। और हमने पिछले हफ्ते भी अभिषेक भाई कहा था कि ये उभरती हुई परिस्थिति है, और शायद ये उभरती हुई परिस्थिति और नकारात्मक बनेगी जिस प्रकार से संकेत मिल रहे थे। और ये स्पष्ट रूप से हमने पिछले हफ्ते भी कहा था, मैं आज भी वो कहूंगा कि आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में शायद और गंभीरता पूर्वक ये परिस्थिति मोड़ ले, रुझान ले, खबरें ऐसी नकारात्मक आएगी कि मेरे ख्याल से घबराहट और डर का वातावरण विश्व भर के सभी बाजार में होगा। लेकिन इस सब के बावजूद अगर मेरे पास जोखिम झेलने की क्षमता है, अगर मेरे पास थोड़ी बहुत बुद्धिमत्ता का मैं प्रयोग करता हूं, और अगर मेरे पास समय सीमा लंबी अवधि की है, तो मेरे ख्याल से ये बाजार आपको बहुत बार ऐसे मौके नहीं देता है अभिषेक भाई। अगर सक्षम मजबूत कंपनी में निवेश करना है तो मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन मौका, मैं ये नहीं कहता कि पूरी पूंजी एक समय पर लगा दीजिए। जैसे मैं किस्तों में निवेश करता हूं, वैसे आप भी एक रणनीति बना करके किस्तों में निवेश करिए, नजरिया लंबी अवधि का रखिए। स्थानीय रूप में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसको लेकर के हमें बहुत बड़ी चिंता करने की जरूरत हो, सिवाय कच्चे तेल के, लेकिन वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सरकार और मंत्रियों ने हमने सूचना दी है। तो ये बाजार निवेश का मौका है, कारोबारियों का मौका नहीं है।
ठीक है, निवेश का मौका है, घबराहट की जरूरत नहीं है। एसआईपी है तो कंटिन्यू कीजिए। अगर आप रकम बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं और स्टैगर्ड मैनर में धीरे धीरे आप बाजार में बाइंग कीजिए। और गौरांग भाई ने बिल्कुल सही कहा कि पूरी दुनिया भर में देखने की अस्थिरता का माहौल है, डर का माहौल है, घबराहट का माहौल है। और देखिए बाजार में ना हमेशा बेचैनी किसी न किसी तरह की होती है। 25,500 पर जब निफ्टी था तो हम बेचैन थे कि नहीं 26,000 क्यों नहीं आ रहा है, नया हाई क्यों नहीं बन रहा है। और ये हफ्ते भर पहले की बात है। अब हम 24,500 के नीचे हैं तो ये बेचैनी है कि नहीं कहीं 23,500 तक ना गिर जाएं। लेकिन चलिए अब जो भी हो बाजार की स्थिति, हमारा मोटो ये है कि आपको पैसे कमाने के जो अवसर हैं तलाशे जाएं और हमारे एक्सपर्ट्स के पास हमेशा की तरह आज भी ट्रेडिंग कॉल्स होंगी, उनका रुख करेंगे। और शुरुआत करेंगे अंशुल जी आपसे। और मैं बता दूं दर्शकों की कि मतलब जब ये युद्ध की खबर आई तो संजोग कुछ ऐसा था कि मैं और अंशुल जी हम लोग साथ ही बैठे थे बनारस में। अंशुल जी काफी एक हफ्ते में चीजें बदल गई हैं, लेवल्स चेंज हो गए, कच्चा तेल लगभग 1.5 गुना हो गया। जरा बताइए कि आज के लिए आपने कौन से स्टॉक सेलेक्ट किए हैं और कहां अपॉर्चुनिटी बनेगी। सर नमस्कार, सृष्टि जी को भी नमस्कार, बाकी सबको भी बधाई वर्ल्ड कप विजय की। सर देखिए फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हो रहा था तब भी ये क्लियर था कि हम वीकली स्विंग लो पे बैंक निफ्टी क्लोज कर रहे हैं और बैंक निफ्टी इकलौती वजह थी जिसकी वजह से निफ्टी होल्ड कर रही थी। तो जैसे ही बैंक निफ्टी ने वीकली स्विंग लो, जैसे सोमिल भाई ने कहा 57,783 के नीचे क्लोज की, टारगेट खुल गया था 56,230 का, जो अगला वीकली अनमिटिगेटेड लेवल है। और निफ्टी पे हम हल्का सा ऊपर क्लोज किए थे बट इवेंचुअली आज हम गैप डाउन खुलेंगे और अगले वीकली स्विंग अनलो पे खुलेंगे 23,847। अब इतना नीचे खुलने पे वही स्ट्रैटेजी हम ऑप्ट करेंगे जो पूरे लास्ट वीक किए थे, रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स बाई करना। हर गैप डाउन ओपनिंग में हमने एस्ट्रल बाई किया है और 40 से 50 रुपए हमने प्रॉफिट बनाई है। एक ही रेंज में एस्ट्रल है, रेंज का अपर एंड प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आज भी एस्ट्रल बाई करके चलेंगे, नॉट एट करेंट मार्केट प्राइस। जैसे ही गैप डाउन खुलता है मार्केट और ये 10 मूविंग एवरेज के आसपास खुलता है 1640 पे, 1640 पे बाई करके चलेंगे, 1600 का स्टॉप लॉस लेंगे और 1700 रुपए का टारगेट रहेंगे। दूसरा स्टॉक रहेगा बेलराइस। बेलराइस में भी अगेन ये आपने हाइस पे जाके क्लोज किया था, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था, किसी भी तरह का गैप डाउन मिलता है तो 192 193 की जोन में 188 के स्टॉप लॉस से बाई करना है और 200 रुपए का टारगेट लगाना है। अगेन लास्ट वीक 2 बार हमने यही अटेम्प्ट किया था, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑन द डिप्स बाई किए थे और टारगेट अचीव हुए थे। आज भी वही कोशिश करेंगे क्योंकि इतने गैप डाउन में किसी भी स्टॉक को, जैसे गौरांग जी ने कहा कि पैनिक में सेल नहीं करना है, तो बाई क्या करना है, जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है वहां पे बाई करके चलना है। ठीक है, बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है। जहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ हो या फिर जहां पर ना कोई शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में कोई इंडिकेटर हो पॉजिटिव। और आप दोनों शेयर देखिए, ये शुक्रवार को पॉजिटिव क्लोज करके गए हैं और ट्रेंड अच्छा रहा है। एस्ट्रल काफी स्टेबल रहा है, वहां पर पैसे आपके बने हैं। और बेलराइज में हमने देखा कि लगातार 2 सत्र से बढ़िया तेजी हुई है। अब 1700 के टारगेट के लिए एस्ट्रल को आप अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में रखें और जो बेलराइज के लिए टारगेट होगा वो होगा 200 रुपए का। रचित जी आपके रडार पर कौन से शेयर हैं आज? सबसे पहले अभिषेक सर आपको गुड मॉर्निंग, सृष्टि मैम को गुड मॉर्निंग और सभी को पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। और गौरांग सर को पहले ही सॉरी, क्योंकि अब मैं जो बोलूंगा उसके बाद गौरांग सर फिर थोड़े से गुस्सा हो सकते हैं मेरे से। और पिछले मंडे भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तो मैं पहले ही अपॉलॉजीज ले लेता हूँ सर, हाथ जोड़ के विनती है। बट मैं कुछ अच्छा नहीं देख पा रहा हूँ, इसीलिए सारी चीजें बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली अभिषेक सर। और क्लियरली आप देखिए, आपसे लास्ट वीक जब बात हो रही थी तो मंडे का वेलकम मैंने आपको बोल ही दिया था और फोमो नहीं होने दिया है। जितना पूरे हफ्ते में तोड़ा है वो आज आपको ओपनिंग में दे दिया जाएगा। प्रॉब्लम सीरियस है, पेन पॉइंट्स बड़े हैं और अभी तक हम ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि हम सिर्फ ये बोल रहे हैं वी आर नॉट पार्ट ऑफ द वॉर। व्हाई डोंट वी अंडरस्टैंड वी आर पार्ट ऑफ द एनर्जी क्राइसिस। ये एनर्जी क्राइसिस जिस तरीके से बन रही है, जिस तरीके से खाड़ी देशों ने अपना प्रोडक्शन रोका है, दे आर सेंसिंग समथिंग जो हम अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। $150 की बात हो रही है। एनर्जी क्राइसिस अगर आती है तो हम जो इस क्वार्टर में एक्सपेक्ट कर रहे थे रिजल्ट्स, वो डैम्पन होंगे। अप्रैल में आपको उसका पेन पॉइंट देखने को मिल जाएगा और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 12 घंटे एलपीजी सप्लाई अगर आप दे रहे हैं या नेचुरल गैस सप्लाई दे रहे हैं फैक्ट्रीज को 24 घंटे के बजाय, देयर प्रोडक्शन रिड्यूसेस नॉट बाय 50%। कूलिंग ऑफ पीरियड, इनिशिएशन पीरियड, इसका चैनल चेक करिएगा सर, देयर प्रोडक्शन विल कम डाउन टू 30%। सिचुएशन खराब है, इसको इतना लाइटली मत लीजिए।
हमने प्रैक्टिकली देखा है, कल भी हमने एक हिस्ट्री बनाई है क्रिकेट में, अभी हम हिस्ट्री बना सकते हैं मार्केट कंडीशंस को देखते हुए। तो मैं वापस बोलूंगा, बुलिश अभी होना रिस्की हो सकता है, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि कौन सा सेक्टर कितने बड़े पेन पॉइंट को विटनेस करने वाला है। थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखिए, पैसा हाथ में रखिए, जब स्टेबिलिटी आएगी तब हम थोड़ा सा देखेंगे किस तरीके से बाइंग करना है। हाँ, ये बात जरूर है, गौरांग सर की एक बात से मैं बिल्कुल वाकिफ इत्तेफाक रखता हूं कि हाँ, एसआईपी हमें नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि एसआईपी में यू कैन नॉट जंप द गन लाइक दैट, तो उसको प्लीज कंटिन्यू करिएगा। मगर हाँ, इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा सा सोच समझ के करिए और सेक्टर स्पेसिफिक हो जाइए। बहुत सारे सेक्टर्स बहुत पेन पॉइंट में आने वाले हैं। आज यूजुअली हम देखेंगे कि या तो टेक्निकल कॉल्स हैं या ऑयल रिलेटेड कॉल्स हैं। मैं लेकर आया हूं सर बैंकिंग से, 61,000 से बैंकिंग में नेगेटिव बातें ही कर रहा था मैं। कंटिन्यूसली वापस बोलूंगा कि बैंकिंग इंडेक्स ने अभी तक अपना करेक्शन पूरा नहीं किया है, बैंकिंग में अभी और मैसिव फॉल बाकी है। I don't see any support in the banking index before it touches 54,200। प्लीज समझें, इसका पेन पॉइंट बढ़ेगा। निफ्टी जिस तरीके से आपकी मूव कर रही है, 23,800 लेवल्स के नीचे बंद के खुलने की बात हो रही है। अगर ये आज क्लोजिंग करती है 23,800, तो थोड़ा सा हमें और कॉशियस होना होगा, क्योंकि 23,000 लेवल्स भी फिर पेन पॉइंट बनते हुए दिख सकते हैं, नहीं रुकना चाहिए वहां पे। अब आ जाता हूं मैं कॉल्स पे। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां आपको ओपनिंग मिलती है आप यहां पे सेल कर सकते हैं। वैसे 1144 का लेवल दिखा रहा है, 1168 के स्टॉप लॉस के साथ 1114 1088 टारगेट्स। अगर आप इसको फ्यूचर में शॉर्ट कर रहे हैं और मान लीजिए कि लोअर लेवल पे आता है और आप बुक नहीं करते हैं, तो अपनी बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस से 10 रुपए नीचे के स्टॉप लॉस के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आने वाले हफ्ते में ये और पेन पॉइंट दिखाएगा। इसके साथ साथ कैनरा बैंक 146 लेवल्स पे है, जहां आपको ओपनिंग मिले इसकी आप सेल कर सकते हैं। 138 130 होंगे टारगेट्स, 156 का स्टॉप लॉस। अगर आप लोअर लेवल पे नहीं काटते हैं और कंटिन्यू करना चाहते हैं, आने वाले फोर्टनाइट में इसमें और डाउन ट्रेंड दिखेगा। बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस से 3 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन कंटिन्यू भी कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ एक्सेल कॉल्स आती हुई रचित की तरफ से, जहाँ पर एसबीआई और कैनरा बैंक का ये दो दिग्गज पीएसयू बैंकिंग काउंटर्स पर बिकवाली की राय। और जी हाँ, मार्केट्स देखते हैं किस तरीके से मौके आपको देते हैं बिकवाली के लिए। पर प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग। अब आपसे समझना चाहेंगे कहाँ पर हैं आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स। हाय, गुड मॉर्निंग टू यू मैम, आपको, अभिषेक जी को, जितने भी पैनलिस्ट है सारे दर्शकों को भी। एंड एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आएगा, जितने भी स्टॉक्स या इंडेक्स को लेके मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही कुछ कॉल हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते, कुछ उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। देखिए, जिस तरीके का वीकेंड मिडिल ईस्ट को लेके टेंशन इंक्रीज हुआ है, सो कहीं ना कहीं गौरंग सर ने एक जो लाइन मैं उनका लेना चाहूँगा वहाँ से, उन्होंने बताया था कि इट्स ऑल अबाउट डिपेंड ऑन द सिचुएशंस, कि सिचुएशंस कैसे जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए, व्यू तो आज नेगेटिव ही है, जिस तरीके से एग्जिट निफ्टी दिखा रहा है 23,500 23,700 तो इजीली आना पॉसिबल है। तो ओपनिंग इतना ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग के बाद मुझे लगता है कि आधा घंटा 1 घंटा वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और कहीं ना कहीं लास्ट वीक भी मैंने कॉल दिया था ओएनजीसी को लेके, तो आज भी मैं ओएनजीसी को लेके पॉजिटिव हूँ। कल लास्ट वीक वाला जो मैंने कॉल दिया था उसमें 296 का टारगेट था, ऑलमोस्ट 291 के आसपास फिर से थोड़ा नीचे आया था। तो अभी भी मैं बाई करने का सलाह दूंगा ओएनजीसी। जिस तरीके का क्रूड का उछाल आया है, मुझे लगता है कि 298 और इस बार 330 टारगेट और इंक्रीज कर रहा हूँ, 330 का टारगेट आना चाहिए। 249 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइएगा। सो ओएनजीसी में अभी भी बुलिश व्यू है। और डिस्क्लेमर है, ऑलरेडी क्लाइंटों को भी कॉल दिया है हमने नेक्स्ट मिड टर्म के लिए। और सेल करने का सलाह रहेगा इंडिगो, क्योंकि जितना क्रूड ऊपर जाएगा जो फ्यूल है वो इंक्रीज होने के कारण, कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण, सो कहीं ना कहीं इंडिगो में मैं अभी भी प्रेशर देख रहा हूँ। 4050 का रहेगा टारगेट एंड एक स्टॉप लॉस आप 4550 में मेंटेन करके जाइए। अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर यहाँ पे कुछ भी व्यू नहीं रहेगा।
अभी आज के लिए। लेकिन पोजिशनली अगर किसी के पास भी है और ऑलरेडी आप पोजिशन यहाँ पे पोजिशनल व्यू देखते हो, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इंडिगो आपको शॉर्ट करके जाना चाहिए। और वन मोर थिंग, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टर वो वाचिंग अस डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस पे वो देखते हैं, तो इतना ज़्यादा पैनिक अगर मार्केट ओपनिंग होता है, मैं समझता हूँ कि आपको भी एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए एसआईपी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं जो मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा बातों से प्रभावित होकर वो अपना बहुत अलग अलग डिसीजंस, खराब डिसीजंस लेते हैं। तो मैं समझ पाता हूँ, देखिए ये एक ग्लोबली प्रॉब्लम है। आप देखेंगे ऑल ओवर द एक वर्ल्ड एक क्राइसिस चल रहा है, तो डोमेस्टिक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर आज बाई चांस 23,500 के नीचे क्लोजिंग हो जाता है निफ्टी, तो 21,800, 22,000 उससे पहले मैं नहीं देख पा रहा हूं कुछ भी सपोर्ट। लेकिन वही है, जैसे कि गौरव जी ने बताया है कि सिचुएशंस के ऊपर, अब सिचुएशन ही थोड़ा खराब हुआ है, तो इसके वजह से ज्यादा पैनिक करने जैसा थोड़ा सिचुएशंस तो स्टार्टिंग में है, लेकिन थोड़ा वेट करना मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा आपको दूरी मेंटेन करना चाहिए। व्यू थोड़ा अभी सेक्टर वाइज, स्टॉक्स वाइज ही होना चाहिए। अगर रिलायंस इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स, बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक, जितने भी बिग बॉयज है, लार्ज कैप है, यहाँ पे आपको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन करना है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जी। ऑलराइट, तो चलिए ये स्टॉक कॉल्स आती हुई फिलहाल प्रदीप जी की तरफ से, और कहीं ना कहीं देखिए इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर ज़रूर रहेगी नज़र, क्योंकि देखिए एक फ्लाइट की डिस्ट्रप्शंस तो बरकरार है, पर क्रूड में उछाल आना जो है एक बड़ी चिंता साबित हो सकता है इंटरग्लोब एविएशन के लिए। और ओएनजीसी यहाँ पर बाय कॉल देते हुए प्रदीप जी, क्योंकि जी हाँ, वन ऑफ द की बेनिफिशरीज ज़रूर साबित हुआ है। पर अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज कौन से काउंटर्स फोकस में रहेंगे खबरों के लिहाज से। सीधे चलेंगे मिताली के पास, जो कि पूरी स्टॉक्स इन लिस्ट के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मिताली, बताइए कौन से काउंटर्स पर है आज खबर? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जो क्रूड सेंसिटिव स्टॉक्स है वहाँ रखिएगा अपनी नज़र, क्योंकि वेस्ट एशिया में जो वीकेंड के ऊपर टेंशन्स आए हैं, जिसके कारण आज इन स्टॉक्स पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। ऑयल एक्सप्लोरर्स के लिए हालांकि पॉजिटिव रह सकता है। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन वेदांता, एचओएसी और साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसीएल, इनके लिए थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। साथ ही पेंट की कंपनीज, टायर की कंपनीज और एविएशन वाली कंपनीज पर भी रखिएगा अपनी नज़र। साथ ही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आज फोकस में रहने वाला है। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है सामने। आरबीआई ने इन्हें रिलीफ ग्रांट कर दिया है प्रमोटर होल्डिंग की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। कंपनी यूनिवर्सल बैंक ट्रांजिशन के लिए जो इनके प्रोविजनिंग नॉर्म्स थे, वहाँ पे उनको बोला गया था कि प्रोमोटर की होल्डिंग नॉन ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी के थ्रू होनी चाहिए। वहाँ पे इनको थोड़ा रिलीफ आता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ ही आज जीएनएफसी भी रखिएगा अपने रडार पे। कंपनी के लिए एक नेगेटिव ट्रिगर, गेल जो कंपनी है, इनकी सप्लायर है, रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई करती है, उसे फोर्स मेजर का नोटिस मिल चुका है अपस्ट्रीम सप्लायर से, पेट्रोनेट एलएनजी जो है, जिसके कारण आज थोड़ा नेगेटिव प्रेशर कंपनी में सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स के कारण बनता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा पीबी फिनटेक की बात करें तो कंपनी के लिए एक न्यूट्रल खबर, कंपनी के जो होल्डिंग है टेंसेंट क्लाउड यूरोप बीवी ने कंपनी में ऑफलोड करे हैं करीबन 48.5 लाख शेयर्स, और जो बायर्स सामने आए हैं वो है डीएसपी म्यूचुअल फंड, ग्लोबल, गोल्डमैन सैक्स बैंक यूरोप एसी और टाटा म्यूचुअल फंड। यहाँ पे कुछ बायर्स हैं जिन्होंने ये 48.5 लाख शेयर्स जो है वो कंपनी के एक्वायर करे थे फ्राइडे के सेशन में। क्वालिटी वॉल्स की बात करें तो कंपनी के लिए एक नेगेटिव ट्रिगर सामने आया है। इन्होंने अपने जो Q3 के नतीजे पेश किए, क्वार्टर दर क्वार्टर थोड़े वीकर साइड पे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू में करीबन 30.5% की डिक्लाइन देखने को मिली है। साथ ही जो लॉस है वो 100 करोड़ से बढ़कर अब 178 करोड़ के आसपास आता हुआ नजर आ रहा है, और एबिटा भी कंपनी का करीबन 58% डाउन नजर आया है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो 34.7% से गिरकर अब 21% पे इनके एबिटा मार्जिन नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ल्यूपिन भी आपके फोकस में रखेगा। आज यूएस एफडीए ने अपना जो इंस्पेक्शन है वो यहाँ पे ख़त्म कर दिया है, लेकिन 2 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे सामने आई हैं। थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम आज कंपनी में देखने को मिल सकता है। एचजी इंफ्रा की बात करें तो कंपनी की जो सब्सिडरी है उन्होंने प्रोजेक्ट क्लोजर का अनाउंसमेंट कर दिया है। जो प्रोजेक्ट था करीबन 763 करोड़ रुपए का था, एक हाईवे प्रोजेक्ट,
उत्तर प्रदेश में, जो कि अब कंप्लीट हो गया है। मैक्स एस्टेट्स की बात करें तो कंपनी को एक रेरा अप्रूवल मिल चुका है मैक्स 1 के लिए। ये एक डेवलपमेंट होने वाला है मैक्स टावर्स के अराउंड नोएडा में। साथ ही प्रोजेक्ट से जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू की बताया जा रहा है, तो वहाँ पे टोटल सेल्स पोटेंशियल करीबन 2000 करोड़ रुपए का रहने वाला है। साथ ही एन्युटी रेंटल इनकम भी कंपनी को करीबन 120 करोड़ रुपए तक की मिल सकती है। रेलटेल को भी रखेगा जो अपने रडार पे पॉजिटिव ट्रिगर। इनको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हाथ लगा है करीबन 27 करोड़ रुपए का साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे से। इसके साथ आज राइड्स भी रहने वाला है फोकस में। कंपनी को करीबन 730 करोड़ का रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट हाथ लगा है मैसूरू हसन मैंगलुरु सेक्शन के लिए। और इसके साथ ही एक और 46 करोड़ रुपए का पीएमसी ऑर्डर भी गवर्नमेंट जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है वहाँ से आता हुआ नजर आ रहा है। SML महिंद्रा को भी रखेगा जो अपने फोकस में। एक पॉजिटिव ट्रिगर सामने आ रहा है कंपनी के लिए। जो फरवरी का अपडेट आया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। टोटल सेल्स में करीबन 15% का इजाफा रजिस्टर हुआ है। साथ ही जो एक्सपोर्ट्स है कंपनी की वो 49% से ग्रो करती हुई नजर आई फरवरी के महीने में। और जो प्रोडक्शन है वहाँ पे भी करीबन 16-16.5% का इजाफा नज़र आ रहा है। इसके साथ ही आज पॉली मेडिक्योर को भी रखेगा अपने रडार पे। जो कंपनी ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जारी करी है उसमें अपडेट किया आया है कि कंपनी 25 से 30 नए प्रोडक्ट्स हर साल लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है अगले आने वाले 3 से 4 सालों में। और हरियाणा का जो प्लांट है वो भी FY 27 तक कंप्लीट होने की यहाँ पे कंपनी ने अपडेट दी है जिसके कारण जो उनकी कैपेसिटी का एक्सपेंशन है वो करीबन 50% से होता हुआ नजर आ रहा है ब्लड बैग्स का और इन्फ्यूजन प्रोडक्ट्स का भी। इसके अलावा कंपनी ने ये भी बताया है कि R&D में जो अपना एक्सपेंडिचर है वो कंपनी करीबन डबल करती हुई नजर आने वाली है अगले आने वाले कुछ सालों में। लास्टली IRFC और पावर ग्रिड को भी रखेगा अपने रडार पे। कंपनी ने अपडेट दिया है कि IRFC जो है वो डिविडेंड और फंड रेजिंग पे बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पे आपको अपडेट आता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही पावर ग्रिड भी फंड रेजिंग पर यहाँ पे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ तमाम स्टॉक्स जिनको आज रखना चाहिए अपने रडार पर। शुक्रिया मिताली ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर आई है खबरें और आज दिखेगा एक्शन। पर अब आइए चलते हैं सौमिल के पास। और सौमिल, क्विकली एक बार आपसे समझना चाहेंगे आपकी आज की स्टॉक कॉल्स। तो थोड़ा सा निफ्टी पे और भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। जब भी हमने बात की स्टार्टिंग में, आई वाज टॉकिंग अबाउट वेरी शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में अगर बात करें, एक ऑब्जर्वेशन जो मैं कुछ समय से देख रहा हूँ वो आई जस्ट वांटेड टू शेयर। 20 मंथली मूविंग एवरेज जो है एक्सपोनेंशियल, वो ऑलमोस्ट अराउंड 2020 से नीचे की तरफ टूटी नहीं है और उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई है। एक आध बार थोड़ा सा ब्लिप आया था लास्ट ईयर, लेकिन उसके बाद से वहां पे कोई उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आई है। सो आई थिंक दिस नाउ वी आर एट 24,300 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रीवियस स्विंग लो भी है मंथली का, और 20 मंथली मूविंग एवरेज जो है वो भी 24,360 पर है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि इसके नीचे क्लोजिंग आती है। ये मंथली क्लोजिंग है, ऑफ कोर्स वी हैव टू स्टिल वेट फॉर अनदर 20 days टू गो, लेकिन अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो मीडियम टर्म की अगर आप बात करें तो नेक्स्ट लेग नीचे में शुरू होता है, जहां पर मंथली में नेक्स्ट स्विंग लो जो प्रीवियस लो था 21,800 का, 21,700 के आसपास का, वो एक रिस्क बन जाता है। तो दिस इज अ मीडियम टर्म रिस्क विच वी आर कैरिंग राइट नाउ। ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन था, व्यू वैसे भी नेगेटिव है, तो ये एक रिस्क आपके साथ शेयर करना चाहता था। दो स्टॉक्स जो ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है, 200 डेली मूविंग एवरेज, 2040 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। दो स्टॉक्स, वन इज CDSL, यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन नीचे की तरफ टूटा है, ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस है, सारे एवरेज इसके नीचे चल रहा है। नीचे में मुझे लगता है इसमें टारगेट होगा 1120 का और स्टॉप लॉस होगा 1255 का। दूसरा स्टॉक जो मैंने चुना है दैट इज LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये भी एक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, बीच में एक अच्छा बाउंस आया था लेकिन मुझे लगता है ये बाउंस कंप्लीट होता है यहाँ पर
और जो लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में डाउन ट्रेंड फिर से शुरू हुआ है, उसका टारगेट मुझे लगता है कि 460 पे होगा और स्टॉप लॉस होगा 526। राइट, तो चलिए ये दो कॉल्स आती हुई फिलहाल सौमिल की तरफ से CDSL पे एक सेल कॉल जरूर इनिशिएट कर रहे हैं, पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। कंसर्निंग संकेत दे रहा था। अभी फिलहाल प्री ओपन में रेट्स उतने कंसर्निंग नहीं है। जी हाँ, एक बड़ी गिरावट, लगभग 2% की गिरावट जो है हम जरूर फिलहाल देख रहे हैं। देखते हैं कि रेट्स कहां पर सेटल होते हैं। ऐसे में जो क्रूड डेरिवेटिव्स, क्रूड लिंक काउंटर्स हैं, वो आज जरूर फोकस में रहेंगे, क्योंकि ONGC, ऑयल इंडिया, इन सभी के लिए क्रूड में उबाल जो है पॉजिटिव साबित जरूर हो सकता है। बट तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो टायर कंपनीज हो, चाहे वो पेंट हो, एविएशन हो, और साथ ही नेचुरल गैस और LNG की सप्लाई की डिस्ट्रप्शन से भी जो है तमाम अन्य इंडस्ट्रीज इंपैक्ट होंगी। तो ऐसे में उन पर क्या कुछ एक्शन देखते हैं, वो आज इम्पॉर्टेंट ज़रूर होगा देखने के लिए। बट चलिए कुछ और काउंटर्स जो है उन पर एक बार फोकस करेंगे, और हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। और एक बार सौमिल, आपसे JNFC पे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर पेट्रोनेट LNG की तरफ से एक सफाई ज़रूर आई है कि जो LNG की सप्लाईज हैं उनको जो है कहीं ना कहीं अभी स्थगित कर दिया गया है। आगे के कॉन्ट्रैक्ट्स कहीं ना कहीं रिन्यू नहीं हो रहे हैं, और ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ JNFC की नहीं होगी, पूरी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पर जो है कहीं ना कहीं हम नियर टर्म में इम्पैक्ट देख सकते हैं। पर सौमिल, चार्ट रीडिंग JNFC की क्या बता रही है? JNFC की अगर हम बात करें, वेरी रिसेंटली लास्ट 2 ट्रेडिंग या 3 ट्रेडिंग सेशंस पहले ही प्रीवियस मंथली क्वार्टरली लो नीचे की तरफ टूटे हैं। ऑफ कोर्स डाउन ट्रेंड में है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस हैं, एवरेजेस के नीचे चल रहा है। नेक्स्ट टारगेट JNFC में 390 के होंगे, जो प्रीवियस स्विंग लोज हैं, नेक्स्ट स्विंग लोज हैं ऑन द मंथली चार्ट्स। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर इसके नीचे ये स्टॉक जाता है तो 315, 320 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो व्यू नेगेटिव रहेगा, अवॉइड करके चले। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म दोनों ही मुझे लगता है कि इसमें और भी गिरावट आ सकती है। ठीक है, JNFC को लेकर ये व्यू हो गया। देखिए आज क्या है ना कि मतलब बड़ी गिरावट में कई बार के ना खबरों के तो मतलब ही नहीं होते हैं, छोटी मोटी खबरें आती हैं, फिर उसमें वो रिएक्शन आ ही नहीं पाता है, तो बड़े ट्रेंड ही समझते हैं। आप देखिए प्री ओपन के लेवल भी आ गए हैं, और इस वक्त इंटरग्लोब एविएशन में करीब करीब आपको 7% की गिरावट दिखाई देगी। हालांकि ये लेवल थोड़े देर में सेटल हो जाएंगे, इतनी बड़ी गिरावट ना सही, बट मतलब फिर भी 4-5% से कम की गिरावट इंटरग्लोब में होगी नहीं। हमने देखा था कि शुक्रवार के सत्र में इटर्नल का शेयर काफी ज्यादा टूटा था, 3% के आसपास से गिरावट इटर्नल में आई थी, और इटर्नल गिरते गिरते अब 230 रुपए के आसपास के प्राइसेस हो गए हैं। गौरांग भाई, आपसे राय लेना चाहेंगे इटर्नल पर। आज फिर से कमजोर शुरुआत, 12-13 सत्र हो गए जब ये शेयर एक तरह से फ्री फॉल में है। कैसे गाइड करेंगे इन्वेस्टर्स को? क्या यहां पर भी बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए, या फिर अब आपको रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है इटर्नल में? अभिषेक भाई, फ्री फॉल में तो पूरा बाजार है, खाली इटरनली नहीं है, जिस तरह की परिस्थिति है। हाँ, लेकिन मैंने देखिए कार्यक्रम की शुरुआत में एक टिप्पणी करी थी कि देखो कारोबारी है तो मैं तो सक्षम ही नहीं हूँ टिप्पणी करने के लिए छोटी या मध्यम अवधि के लिए। लेकिन आप निवेशक है तो मेरे ख्याल से ऐसे ही मौके है जहां पर आपको बाजार मौका देता है सक्षम और मजबूत पोर्टफोलियो खड़ा करने के लिए। डिस्क्लोजर यही है कि करीबन अनुमानित, अगर मेरी याददाश्त या फिर मेरी बुद्धिमत्ता मुझे साथ दे रही है, तो करीबन लक्ष्यांक 350 के आसपास के हैं। ये मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ। देखिए अभिषेक भाई, पिछले साल जिस प्रकार से, जिस मात्रा में इन्होंने डार्क स्टोर्स खोले, जिस तरीके से नए नए शहरों में इन्हें अपने नक्शे कदम या कारोबार फैलाया है, और इस साल भी नए जो मात्रा में डार्क स्टोर्स खोलेंगे, और जिस प्रकार से लोगों का अनुभव रहा है क्विक कॉमर्स या फिर फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर तो दोनों ही योगदान अच्छी तरीके से दे रहे हैं बैलेंस शीट पर, चाहे वो फूड प्लेटफॉर्म हो या फिर क्विक कॉमर्स। ठीक है, बाजार में गिरावट आई, इसमें थोड़ी बहुत शायद ज्यादा गिरावट आई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लंबी अवधि की विचारधारा है, पहले तो बने रहे। निवेश लायक पूंजी है तो थोड़ी बहुत मात्रा में जोड़े,
और अगर आपको नया निवेश करना है तो जैसे मैंने बताया कि पूरी ताकत लगा करके पूरी पूंजी एक समय पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप शुरुआत कीजिए इस स्तर से और गिरावट पर जुड़ते जाएं। ठीक है, इटर्नल को लेकर ये व्यू 226 रुपये 50 पैसे के भाव आपको नजर आएंगे और 2.5% की गिरावट है इटर्नल के शेयर में। आज देखिए दिक्कत की बात ये भी है ना कि मतलब तेजी या मंदी जो भी होंगी गैप के साथ होगी और उस गैप में कितनी अपॉर्चुनिटी बनेगी तेजी के साइड में, जरा ये भी समझ लेते हैं। अंशुल जी, अगर हम ऑयल स्पेस की बात करें तो ओएमसीज आज गिरेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, ये स्टॉक शायद गैप के साथ ही खुलें। कहीं पर आप तेजी के मौके देख रहे हैं गैप के बाद भी, क्योंकि ओएनजीसी भी देखिए 3.5% ऊपर खुल रहा है। सर देखिए क्रूड में पहले 178 वीक्स का एक ब्रेकआउट बना है $75 का, जिसका टारगेट लगभग था $100.33 और दूसरा टारगेट था $114। तो अब मोस्ट लाइकली यहाँ से जो भी ट्रेडर्स पोजीशन लेके गए तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो क्रूड में एक ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में यहाँ से शायद एक आध हफ्ता तेजी नहीं रहेगी। अगर डोनाल्ड ट्रम्प को नया अटैक्स करते हैं ऑयल डिपॉजिट्स पे या उस पे तो अलग बात है, नहीं एक जिसको कहते हैं हम एक्सट्रीम वर्टिकल रिएक्शन वो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ से थोड़ा नीचे आते हुए दिखेगा। अब बात रही ओएमसीज या इनकी, चेन्नई पेट्रो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। चेन्नई पेट्रो में एक आपको अपसाइड देखने के लिए मिल सकती है। प्रीवियस स्विंग हाई 1104 रुपए तक, वो पूरे नेकलाइन का हाई है। वीकली चार्ट पे मंथली चार्ट पे 5 महीने की टाइट क्लोजेस से निकला है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ है चेन्नई पेट्रो में। यहाँ पे 1104 तक के लेवल आपको शॉर्ट टर्म देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन बाकी काउंटर्स में ओएनजीसी या ऑयल इंडिया हो गया, एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक मिल सकता है, बट ओवरऑल स्ट्रेंथ नहीं है। जहां तक बात है ओएमसीज की, वहां पे क्लियरली रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ऑल टाइम हाई के आसपास से हल्का सा करेक्शन है। ऑन द डिप्स इनको ऐड करके चलना चाहिए। जैसे गौरंग जी ने कहा, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो जिनको बिल्ड करना है उनके लिए ओएमसीज ऑन द डिप बहुत बेहतरीन रहेंगे। 4-5% गैप डाउन खुल रहा है, एक 20% क्वांटिटी ऐड कर लीजिए और 4-5% डाउन साइड मिले तो मेजॉरिटी क्वांटिटी ऐड कर लेना चाहिए। इवेंचुअली जब हम इससे बाहर निकलेंगे तो ये सारे स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई प्लस 10% एक्सटेंशन देते हुए दिखेंगे। तो ऑन द डिप्स ओएमसीज ऐड करके चलना चाहिए। ठीक है, ओएमसीज में बाइंग करने की सलाह दे रहे हैं अंशुल जी। बीपीसीएल या फिर एचपीसीएल, ये तमाम स्टॉक आज कमजोरी के साथ खुलेंगे और अंशुल जी का ये कहना है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ है। हालांकि बस एक प्रॉब्लम है कि ये थोड़े से रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं, डिपेंडेंट हैं एक्सटर्नल शॉक्स पे, और अपने कन्विक्शन के हिसाब से अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के आप इनमें दांव लगा सकते हैं। लेकिन निफ्टी की जो शुरुआत होगी करीब करीब 600 नीचे होने जा रही है। 581 के नीचे निफ्टी सेटल हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग 1650 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक सेटल हुआ है। तो जो बड़ा क्रैक है, निफ्टी के मुकाबले भी ज्यादा गिरावट निफ्टी बैंक में दिखाई दे रही है। और अगर आप देखेंगे प्री ओपन के जो लेवल सेटल हुए हैं, श्रीराम फाइनेंस करीब 5% नीचे, एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक 3 से 4% नीचे, बजाज फाइनेंस में 3% की गिरावट। तो इन पर भी व्यू लेंगे कि क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको बैंकिंग फाइनेंशियल में बेहतर मिलेंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि आज कौन से वो 9 शेयर होंगे जो आपके रडार पर जरूर होने चाहिए। इसमें कुछ सेक्टर्स भी हो सकते हैं क्योंकि आज का दिन काफी थोड़ा कठिन रहने वाला है। हमारे साथ हमारी सहयोगी मिताली जुड़ गई है। मिताली, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से हैं नॉर्थन स्टॉक आज के? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले क्रूड के लिहाज से आप देखिए, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर वहाँ बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो कुछ कंपनीज़ के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। ऑयल एक्सप्लोरर्स, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया को रखेगा अपने रडार पे। साथ ही जो वेदांता है, एचओएसी है, ये कंपनीज़ का हायर क्रूड प्राइसेस से हायर प्रॉफिटेबिलिटी आता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन साथ ही जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ है, एचपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल, यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी रखेगा अपने रडार पर। कंपनी को जो रिलीफ मिला है आरबीआई से, जिसके तहत कंपनी को जो प्रमोटर होल्डिंग है वहाँ पे रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है उनके यूनिवर्सल बैंक ट्रांजिशन में, तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ कंपनी के लिए आती हुई। इसके अलावा जीएनएफसी को भी रखेगा आज अपने रडार पे। कंपनी के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ सामने आई है। गेल इंडिया जो है ये कंपनी का सप्लायर है आरएलएनजी के लिए, जिसके कारण कंपनी को एक फोर्स मेजर रिसीव हुआ है क्योंकि सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स नज़र आ रहे हैं क्रूड में बढ़ोतरी के कारण, तो ये भी रहना चाहिए आज अपने फोकस में। इसके अलावा पीबी फिनटेक की बात करें तो कंपनी में जो डील हुई थी फ्राइडे में, उसमें देखा कि टेंसेंट क्लाउड यूरोप ने करीबन
48.4 लाख शेयर्स जो है वो ऑफलोड किए हैं कंपनी में। और जो बायर्स नज़र आए थे उसमें डीएसपी म्यूचुअल फंड, जीएस बैंक और टाटा म्यूचुअल फंड जैसे कुछ नाम थे जिन्होंने ये स्टेक एक्वायर किया है। साथ ही क्वालिटी वॉल्स को भी रखेगा अपने रडार पे। कंपनी ने जो Q3 के रिजल्ट्स पेश किए वो नेगेटिव साइड पे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है वहाँ पे करीबन 30.5% की गिरावट नजर आई है। इसके साथ ही कंपनी का जो लॉस है वो 100 करोड़ से अब बढ़कर 178 करोड़ इन्होंने इस क्वार्टर में बुक किया है। इसके अलावा एबिटा मार्जिन जो है वो 34.7% से कम होकर 21% पे नजर आए। इसके अलावा आज मैक्स एस्टेट्स को भी रखेगा जो अपने रडार पे। कंपनी को रेरा का अप्रूवल मिल चुका है एक नए प्रोजेक्ट के लिए मैक्स 1, जिसके कारण 2000 करोड़ रुपए की पोटेंशियल सेल्स यहाँ पे नज़र आ सकती है। रेलटेल की बात करें तो पॉजिटिव ट्रिगर यहाँ भी कंपनी को एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हाथ लगाए। करीबन 27 करोड़ रुपए का ऑर्डर साउथ और ईस्ट सेंट्रल रेलवे से आता हुआ नजर आ रहा है। पॉली मेडिक्योर की बात करें तो कंपनी ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जारी करी जिसमें उन्होंने बताया है कि 25 से 30 नए प्रोडक्ट्स वो हर साल लॉन्च करते हुए नजर आएंगे अगले आने वाले 3 से 4 सालों में। और लास्टली आज जो हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज है उसको भी रखिएगा अपने फोकस पे। टोरेंट फार्मा पे सिटी ने अपडेट दिया है, उन्होंने बाय की सलाह दी है लेकिन टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा दिया है। पहले जो 8380 का टारगेट प्राइस था उसे बढ़ाकर उन्होंने 5100 रुपये का कर दिया है। और कंपनी जो फोकस कर रही है जेबी के एक्विजिशन पे उसके कारण कुछ वैल्यूएशन वाइज फंडामेंटल सिटी को ये स्टॉक प्रेफर्ड पिक लग रही है फार्मा सेक्टर में। शुक्रिया मिताली, ये पूरी लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। तो जी हाँ, कई सारे काउंटर्स रहेंगे आज फोकस में, पर खबरों का लिहाज से जो है इम्पैक्ट शायद कम दिखे क्योंकि मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ आने की आशंका हम ज़रूर देख रहे हैं। कुछ ही मिनट रह गए हैं मार्केट ओपन में, देखते हैं कहाँ पर हम सेटल होते हैं और आज दिन के दौरान कोई रिकवरी आती है या नहीं। क्रूड आज दिन भर जो है एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर ज़रूर रहेगा जहाँ पर हमारा रहेगा फोकस, बट साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स में आज इन्फोसिस पर भी नज़र ज़रूर रखेगा और पूरे आईटी पैक में, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं रुपए में कमज़ोरी थोड़ी सी आती हुई दिखी है और साथ ही इन्फोसिस की इन्वेस्टर डे के कमेंट्स आते हुए दिखे हैं जहां पर डिमांड आउटलुक उन्होंने बरकरार रखा है। एआई पर उनकी कमेंट्री है कि जी हाँ, एआई इंडस्ट्री को पिछले 2 सालों से इम्पैक्ट ज़रूर कर रहा है, बट कहीं ना कहीं जो कंपनीज एआई से पैसा बचा रही हैं उसको फिर से री इन्वेस्ट कर रही हैं और इन्फोसिस ने अपनी जो गाइडेंस है उसको बरकरार तो रखा ही है और साथ ही FY27 की गाइडेंस पर थोड़ा सा भरोसा और जताया है। फाइनेंशियल सर्विसेज में बढ़त ज़रूर देख सकते हैं। इन्फोसिस और साथ ही आईटी कंपनीज पर भी फोकस रहेगा, पर मार्केट्स कहाँ सेटल होते हैं वो देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा और PSU बैंकिंग खेमे पर किस तरीके का रिएक्शन आता है उस पर भी नज़र रहेगी और तमाम ऑयल रिलेटेड काउंटर्स पर फोकस तो रहेगा ही। तो चलिए हो जाइए आज की मार्केट की शुरुआत और पहले टिक्स आपकी स्क्रीन पे आते हुए जहां पर 500 अंकों से ज़्यादा की गिरावट के साथ फिलहाल निफ्टी 50 की शुरुआत 24,000 के नीचे हम खुलते हुए देखे हैं। अब देखते हैं कि 24,000 फिर से रिक्लेम कर पाते हैं या नहीं और साथ ही कौन से सेक्टर्स इस सेल ऑफ में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। पर जी हाँ, निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बैंक आज ज़्यादा कमज़ोर ज़रूर है। लगभग 3% की गिरावट आप निफ्टी बैंक में देखेंगे, 1600 अंकों की यहाँ पर आपको गिरावट दिखेगी और सेंसेक्स में भी 2% से ज़्यादा की फिलहाल कमज़ोरी है। कौन बने हैं निफ्टी के टॉप लूजर्स? तो इंटरग्लोब एविएशन सबसे सामने 5% की कमजोरी, साथ ही श्रीराम फाइनेंस 5% कमजोर। एशियन पेंट्स जैसा कि हम बता भी रहे थे यहाँ पर भी 4% की गिरावट और LNT में भी बिकवाली जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि मिडिल ईस्ट में इनका बहुत बड़ा एक्सपोजर है। साथ ही अदानी पोर्ट्स यहाँ पर भी 3.5% की कमजोरी और साथ ही आप देख सकते हैं SBI, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, इटर्नल, ये तमाम दिग्गज काउंटर्स हैं जो कि इस गिरावट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, OMCs, इन पे भी नज़र रखिए। भारी सेल ऑफ यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। HPCL 7.5% कमज़ोर, IOC फ्यूचर्स में 6% की गिरावट फिलहाल आपको दिखाएगा और BPCL 5% की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार करता हुआ। तो तस्वीर जो है वो काफ़ी ख़राब तो ज़रूर है। अब निफ्टी की जो गिरावट है वो 600 अंकों की हो गई है। निफ्टी बैंक भी अब लगभग 2000 अंकों की फिलहाल आपको गिरावट दिखा रहा है। एक बार ब्रॉडर मार्केट
मार्केट की भी तस्वीर देख लेते हैं और यहाँ पर भी तस्वीर बिल्कुल अच्छी नहीं है, जहाँ पर 2000 से ज़्यादा काउंटर्स जो हैं वो एनएसई में गिरावट का शिकार हो रहे हैं और मात्र 250 ही स्टॉक्स हैं जो कि फिलहाल तेज़ी दिखा रहे हैं। तो यानी 10% ऑफ द लिस्टेड एनएसई काउंटर्स आपको फिलहाल तेज़ी में कारोबार करते हुए दिखेंगे। ओएनजीसी और कोल इंडिया मात्र वो 2 काउंटर्स जहां पर फिलहाल हल्की तेज़ी है। आप देखिए क्रूड में लगभग 25% का उछाल आ गया है, पर ओएनजीसी आधा % की आपको तेजी दिखा रहा है, सिर्फ आधा % की तेजी। अब निफ्टी में 600 अंकों की गिरावट हो गई है, टिक बाय टिक ये गिरावट बढ़ती जा रही है और 23,800 के जो लेवल्स हैं वो भी अब खतरे में आते हुए दिख रहे हैं। तो तस्वीर जो है वो बेहद खराब फिलहाल आज के सत्र में। अब बढ़ने वाले शेयर्स में आप देखिए, ब्रॉडर मार्केट में भी देखेंगे तो एक या 2 काउंटर्स ही रहेंगे। एस्टर डीएम 2% की तेजी दिखा रहा है और ओएनजीसी वो काउंटर है, बट इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में सबसे ज़्यादा सेल ऑफ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भारी सेल ऑफ। हमारे कुछ एक्सपर्ट्स ने एसबीआई और कैनरा बैंक पर भी सेल कॉल दी थी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूनियन बैंक, पीएनबी, बीओआई, ये कुछ बैंकिंग काउंटर्स हैं जिनमें 6 से 7% की गिरावट है। टायर कंपनीज पर भी नजर रखिए, क्रूड के बढ़ने से इनको भी एक भारी नुकसान होता है। जेके टायर्स लगभग 6% कमजोर, अपोलो टायर्स यहाँ पर भी एक बड़ा सेल ऑफ हम आते हुए देख रहे हैं। तो तमाम काउंटर्स और सेक्टर्स, ये सभी सेक्टर्स आप देखिए गिरावट का शिकार हो रहे हैं, चाहे वो ऑटो एंसिलरी काउंटर्स हों, शिपिंग से रिलेटेड काउंटर्स हों, पोर्ट कंपनीज हों जिसमें अदानी पोर्ट्स अब 4% की कमजोरी दिखाता हुआ, साथ ही फाइनेंशियल काउंटर्स में से स्पेशली वो स्टॉक्स जो कि हाल फिलहाल बड़ी मजबूती के साथ ऊपर जा रहे थे, जिनमें श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम, आप इन सब काउंटर्स को देख सकते हैं, वहाँ भी 5 से 6% की गिरावट ज़रूर है। वो सभी स्टॉक्स जो कि गोल्ड रिलेटेड काउंटर ज़रूर थे, क्योंकि देखिए इस बार वॉर की सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। आमतौर पर वॉर होने पर हम गोल्ड में बढ़त देखते हैं, बट इस बार क्योंकि मिडिल ईस्ट से पूरा सामने आया है, गोल्ड और सिल्वर में ऑलरेडी एक अच्छा रन अप हमने देख लिया था, ऐसे में गोल्ड में भी एक सेल ऑफ है। आईएफएल फाइनेंस, साथ ही साथ आप चोलामंडलम देख लीजिए, इन सभी स्टॉक्स में जो है एक गिरावट है। मुथूट फाइनेंस, मनापुरम, इन पर भी आज रहेगा फोकस। तो तस्वीर तो देखिए आज काफ़ी कंसर्निंग है ही, चाहे वो मेटल काउंटर्स हों, बैंकिंग स्टॉक्स हों, वो सभी स्टॉक्स जो है आज गिरावट दिखा रहे हैं। एक पैनिक ज़रूर दिख रहा है मार्केट्स में, क्योंकि 23,800 के भी हम नीचे फिसल चुके हैं और अब 700 अंकों की गिरावट आपको निफ्टी 50 दिखाएगा और 2200 अंकों की गिरावट जो है फिलहाल आप निफ्टी बैंक में देखेंगे। लगभग 4% की कमजोरी आप फिलहाल देख सकते हैं निफ्टी बैंक में, और इस बीच मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी एक बड़ा सेल ऑफ हम आते हुए देख रहे हैं। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मार्केट खुलने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स की नज़र कहाँ पर है। तो जैसे कि उम्मीद थी, गिरावट काफ़ी ज़ोरदार है। निफ्टी करीब करीब 700 अंक टूटा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 2000 अंकों से ज़्यादा की गिरावट। सिर्फ 2 शेयर निफ्टी में 50 में से ऐसे हैं जहां पर आपको तेज़ी दिखाई देगी। कोल इंडिया, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं कोयले के ऊपर निर्भरता बढ़ेगी, तो उसका फायदा मिल रहा कोल इंडिया को। और ओएनजीसी जो कि एक्सप्लोरेशन वाली कंपनी है, तेजी कितनी है? सिर्फ आधे % के आसपास की, तो चौतरफा नेगेटिविटी है। चलिए अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि उनको कंफर्ट कहां पर आ रहा है ट्रेड करने को लेकर। हो सकता है कि सेलिंग वाली कॉल्स ज्यादा निकल के आए, लेकिन बड़ी गिरावट बाजार में दिख रही है, तो ये चिंता का विषय जरूर है। सोमेल भाई, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, क्या करना है अभी, कहां पर ट्रेड लेना है? हिम्मत है सर अभी? व्यू नेगेटिव रहेगा। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी, जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखनी है, तो आई विल वेट फॉर अ बाउंस। बहुत सारे स्टॉक्स है जो ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, जैसे आईएक्स है, मैंने सुबह को आपको एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बताया। आईटी में जो गिरावट हमने देखी है, उसमें से इन्फोसिस एक है जो मुझे लगता है कि और भी ज्यादा नीचे की तरफ 1200 की तरफ जा सकता है। तो ये सब जो बड़े जो दिग्गज हैं, इन दिग्गजों में जो सेल ऑफ्स आ रहे हैं, दैट इज अ वरी, और वो एक कॉशियस अप्रोच हमें लेके चलना है। इस समय में जो लेके आया था ऑन द सेल साइड,
एक कॉल, वो है IEX। IEX में मुझे लगता है कि नीचे में 105 108 तक ये स्टॉक जा सकता है। स्टॉप लॉस बड़े हैं, ऑफ कोर्स द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डज नॉट मैच, लेकिन 122 123 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के मुझे लगता है कि 108 105 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो इसमें एक सेल आप इनिशिएट कर सकते हैं। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें। यहाँ पर भी सेल रखेंगे तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जो बाउंस आएगा उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा। लेकिन यस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखें। ठीक है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी है। IEX में 3% की गिरावट है और 108 और 105 रुपए, ये दो टारगेट के लिए आप इसमें बिकवाली करके चल सकते हैं। अंशुल जी, आपकी नजर कहां पर गई है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी ना स्टॉक्स में बिकवाली और बढ़ रही है। शॉर्ट के मौके आपने तलाशे हैं या फिर कुछ लॉन्ग्स हैं? सर मैं लॉन्ग साइड देखूंगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर निफ्टी 24 दिन में 9.86% करेक्ट हुई है। सामने फार्मा स्टॉक्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ है एस्टर डीएम। जब निफ्टी 24 दिन में 9.5% करेक्ट हुई है, एस्टर डीएम 22 दिन में 34% चल के फ्लैग पैटर्न बना रहा है और 10, 20, 50 तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, डेली वीकली मंथली तीनों पे। तो क्लियरली इसको बाई करके चलेंगे। 678 पे बाइंग करना है। स्टॉप लॉस आपको 660 का लगाना है और टारगेट ऊपर में 700 रुपीज का बनेगा। एक ही कॉल लेंगे। और दूसरी चीज सर, जो आपने स्टार्टिंग में बोला, क्या हिम्मत है ट्रेड करने की? अगर आप रिस्क मैनेज करके ट्रेड करते हैं तो हिम्मत हमेशा रहेगी। तो ये वो मौका है जहां पे आपको अपनी रिस्क कम कर लेनी चाहिए। हर ट्रेड पे 0.25% या 0.2% ऑफ द कैपिटल, इससे ज्यादा रिस्क पे नहीं जानी चाहिए कि अगर स्टॉप लॉस कटा तो मेरी पूरी कैपिटल का 0.2% या 0.25% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर इस माहौल में सर्वाइव कर गए तो जब मार्केट में तेजी आएगी आप थ्राइव जरूर कर लेंगे। दूसरी एक चीज नोट करा दूं, बैंक निफ्टी पे गैप छूटा हुआ था अक्टूबर 2025 में 55,727, 55,616। आज हम गैप डाउन खुले हैं उस गैप को फिल करते हुए। तो जनरली गैप जब फिल होता है एक बाउंस बैक बनता है। तो जैसे सोमिल भाई ने कहा है, वेट फॉर अ रैली, तो ये रैली प्रोबेबली इसी जोन से बन सकती है। ठीक है अंशुल जी के ये व्यूज है मार्केट को लेकर, लेकिन गिरावट बढ़ती जा रही है और 700 अंक नीचे, 715 अंक नीचे निफ्टी आ गया है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 2300 अंकों से ज्यादा की गिरावट हो गई है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का जो PSU बैंकों का इंडेक्स है, सबसे ज्यादा गिरने वाला वो इंडेक्स है, 5.5% टूट गया है। इसके अलावा निफ्टी बैंक करीब 4% नीचे, निफ्टी ऑटो करीब 4% नीचे। सारे के सारे सेक्टोरल इंडाइसेस आज हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। और इंडिया विक्स पर नजर डालिए, इंडिया विक्स में है 20% से ज्यादा का उछाल, 24 के ऊपर है इंडिया विक्स। तो चारों तरफ से खतरे के ही संकेत निकल के आ रहे हैं। प्रदीप, आप बताइए आपकी नजर कहां पर गई है और आपके हिसाब से क्या ट्रेड लेना चाहिए? अभिषेक सर, माफी चाहूंगा, मैं बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ स्टॉक, लेकिन अभी कुछ भी सेटअप नहीं बन रहा है। एक्चुअली सेलिंग का भी जितना मैं पैरामीटर्स देखता हूँ, ऑलरेडी एक इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद कहीं ना कहीं फिर से शॉर्ट करने का हिम्मत नहीं हो रहा है और बाइंग भी नहीं आ रहा है। सो आई थिंक आई नीड सम टाइम। एंड जो इंडिगो का मैंने कॉल दिया था, ओपनिंग के बाद भी वहाँ से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट अभी नीचे आ गया है। सो इंडिगो में एक बार किसी ने अगर शॉर्ट भी किया है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके जाइए। बाकी अभी तो सर मुझे लगता है कि नो ट्रेडिंग इज बेस्ट। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर कंफर्ट अलाउ नहीं कर रहा है ना तो फिर ट्रेड ना ले तो अच्छा है। कम ट्रेड लें, जहां पर कन्विक्शन हो वही ट्रेड लें। जोखिम को लिमिट करें, स्टॉप लॉस नजदीक का रखें। ये ऐसे बाजार में तो यही स्ट्रेटजी काम आएगी। देखिए, इंटरग्लोब एविएशन गिरते गिरते 4,000 रुपए के आसपास का भाव हो गया। और ये जो सरकारी बैंकों में जो गिरावट आ रही है ना, देखिए इसके पीछे मतलब वॉर ही है कि अगर क्रूड अगर और महंगा होता है, मतलब बहुत महंगा हो गया है। अगर हम 70 से 80 डॉलर पर जब क्रूड गया था तो हम परेशान हो रहे थे, तो अब तो 120 डॉलर के आसपास कच्चे तेल का भाव हो गया है। तो उसके चलते क्या होगा कि कैड बढ़ेगा, चालू खाता घाटा आपका बढ़ेगा, जीडीपी पर उसका इंपैक्ट आएगा, इन्फ्लेशन को ये ट्रिगर करेगा। इन्फ्लेशन अगर ट्रिगर होता है तो जहां बातचीत ये कर रहे हैं कि आरबीआई अपनी दरों में कितनी कटौती आगे करेगा, फिर दरें घटेंगी नहीं। काफी ज्यादा संभावना इस बात की बढ़ गई है कि अगली पॉलिसी में आरबीआई की दरें बढ़ेंगी। आरबीआई की दरें अगर बढ़ती हैं तो फिर बैंकों के लिए मुश्किलें पैदा होंगी, फिर क्रेडिट ग्रोथ वगैरह जो निकल के आ रही थी इस पर थोड़ा सा एक विराम लगेगा। तो ये सारी की सारी चिंताएं हैं और नेगेटिव सेंटिमेंट के चलते, सेंटिमेंट के बाद अब एक्चुअल इंपैक्ट आएगा नंबर्स में, और उस डर से हम देखने की तमाम बैंकिंग शेयरों की आज के सत्र में पिटाई हो रही है। और निफ्टी का PSU बैंकिंग इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स है। L&T एक और शेयर
जहां पर अब देखें कि इनका एक्सपोजर मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा है। इनके अगर हम इंटरनेशनल रेवेन्यू की बात करें तो 51% अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से इनकी आय आती है और ज्यादातर ये मिडिल ईस्ट से आती है। तो इसके चलते आप देखेंगे कि एलएनटी में लगभग 5% के आसपास की गिरावट है। गौरांग भाई, कुछ जरा शेयर बताइए सर, जहां पर आपको लगता है कि खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। बैंकिंग और फाइनेंशियल पर एक आपका खास व्यू चाहेंगे। तो देखिए अभिषेक भाई, इस तरीके की परिस्थिति में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो सेवाएं में है, यानी कि सर्विसेज सेक्टर, जिस पर इन क्षेत्र की निर्भरता अगर आप देखने जाएं तो कच्चे तेल के ऊपर सीधे सीधे बिल्कुल नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूं तो कुछ हद तक वित्तीय क्षेत्र है, कुछ हद तक आईटी क्षेत्र है, कुछ हद तक ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र है, कुछ हद तक फार्मा क्षेत्र है, इन सब क्षेत्र रक्षा क्षेत्र है कुछ हद तक, क्योंकि इस तरीके की परिस्थिति में रक्षा क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान जाता है लोगों का। तो ये सब क्षेत्र है जहां पर मेरे ख्याल से निर्भरता या तो नहीं है या तो नहीं के बराबर है। तो आपने कहां पर निवेश करना, आपने एलएनटी का जिक्र किया। अभिषेक भाई, मैं ये मानता हूं कि जहां तक मेरा पूरा अनुभव रहा है शेयर बाजार से, जहां तक मैं जुड़ा हूं जितने सालों से, ये एक ऐसी कंपनी है जिसने मेरे ख्याल से लंबी अवधि के निवेशकों को कभी भी निराश नहीं किया है। ठीक है, ऑर्डर बुक की संख्या प्रतिशत 35% हो, 40 हो, 45 हो, 50 हो, जो भी हो, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए आप अभिषेक भाई, कि जो वहां पर ये युद्ध के कारण हताशाई हो रही है, नुकसान हो रहा है, वो कभी ना कभी तो फिर से बनेगा। और शायद जब बनेगा तो जो पहले बना था उससे शायद सक्षम और मजबूत बनेगा, जिसके कारण खर्च कंपनियां ज्यादा, फिर वो रिफाइनरी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई भी हो। और एलएनटी ऐसी कंपनी है जिसके पास मेरे ख्याल से भिन्न विभिन्न कारोबार है। 8 दशक से हमारे देश में स्थापित ये कंपनी है और निरंतर हमारी निवेश की राय रही है एलएनटी पर। मैं ये नहीं कहता कि छोटी या मध्यम अवधि में यहाँ से क्या और गिरावट आएगी नहीं आएगी, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं छोटी मध्यम अवधि के लिए नहीं देखता हूँ। लेकिन अगर मैं लंबी अवधि के लिए देखता हूँ तो मेरे ख्याल से ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। आपने प्रश्न पूछा कहां पर, तो एलएनटी एक है। अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 4500 के आसपास के हैं। वित्तीय क्षेत्र के आपने प्रश्न पूछा है तो 2 विकल्प सरकारी, 2 विकल्प निजी क्षेत्र, 2 विकल्प एनबीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, ये 2 विकल्प होगा सरकारी बैंकों में से। निजी क्षेत्र की बैंक में से अगर मुझे एक दिग्गज और एक छोटी मझौली बैंक का चयन करना हो तो दिग्गजों में एक्सिस बैंक, छोटी मझौली बैंकों में फेडरल बैंक। एनबीएफसीज में बहुत सारे विकल्प है। उदाहरण के तौर पर बजाज फाइनेंस है, एलएनटी फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, जहां पर आप नजर रख सकते हैं। मैंने ऊर्जा उत्पादन का जिक्र किया जो थोड़ा परे और हटके है, सीधा सीधा असर नहीं होता है, तो टाटा पावर जैसी कंपनियां, पावर ग्रिड जैसी कंपनियां, जहां पर आप ध्यान से। फार्मा में सिप्ला है, सन फार्मा है, ग्लैंड फार्मा है, जहां पर आप नजर रख सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र और एक है जहां पर आप नजर रख सकते हैं, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर, बहुत सारे विकल्प आप। और ऑफ कोर्स ये जो ऑयल एक्सप्लोरेशन की आप बात कर रहे थे और अभी मेरे ख्याल से मंच पर उपस्थित कुछ महानुभाव बता रहे थे, ओएनजीसी, गेल जैसी कंपनियां, माइनिंग क्षेत्र में कोल इंडिया जैसी कंपनियां हैं। आप ढूंढने जाएं तो विकल्प बहुत है। भले वातावरण थोड़ा नकारात्मक है, लेकिन विकल्पों की कमी नहीं है शेयर बाजार में। की कमी नहीं है और ऐसे मौके ज़रूर मार्केट्स कम देता है। कहीं ना कहीं थोड़ी हिम्मत ज़रूर रखनी चाहिए, बट एक कॉशियस अप्रोच के साथ जो है आप फिलहाल ट्रेड लें। एक लिस्ट है जहाँ पर स्टैगर्ड मैनर में आप इन काउंटर्स को ज़रूर देख सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ज़रूर हैं। पर चलिए एक बार फिर से मार्केट की तरफ लौटते हैं। कहीं ना कहीं आप देखिए 700 अंकों की गिरावट अभी भी है। निफ्टी 50 में बहुत ही हल्की सी रिकवरी आई है निचले स्तरों से। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी 100-200 अंकों की रिकवरी ज़रूर आई है। देखते हैं कितनी सस्टेन करती है यह रिकवरी, क्योंकि जितने भी बाकी एशिया बाजार गिरे हैं आज के सत्र में, वहाँ से कोई सब्सटैंशियल या मीनिंगफुल रिकवरी नहीं आई है। देखते हैं भारतीय बाजारों की क्या रहती है तस्वीर। बट इसके अलावा एक काउंटर वो स्टॉक जो कि काफ़ी हैवी वेट है निफ्टी 50 में
और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। वहाँ पर शुरुआत के बाद ही जो है एक्शन बनता हुआ दिखा है। जी हाँ, कच्चे तेल में जिस तरीके से बढ़त हुई है, ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ उसका की बेनिफिशियरी तो ज़रूर है, बट 1370 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी, फर्स्ट टिक जो आया था, और उसके बाद अब 1400 के ऊपर निकला है। अंशुल जी, क्या लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे? अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने थोड़ा सपोर्ट किया तो निफ्टी 50 भी शायद थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखाए, बट क्या आपको लग रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ थोड़ा सपोर्ट कर सकता है मार्केट को? देखिए, मैं पिछले हफ्ते से इसी सवाल से बार बार बचने की कोशिश कर रहा था, और आज तो मैं स्पेसिफिकली बचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि 1371 में मैंने प्री ओपनिंग में रिलायंस का बाई का सौदा डाला था, और रिलायंस मुझे मिल गया है। तो मैं रिलायंस और अदानी ग्रीन 2 स्टॉक में पर्सनली ट्रेड करता हूँ, और इन 2 स्टॉक्स पे मैं मीडिया पे कभी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि सेबी का नियम है। उसकी वजह से मैं इन 2 स्टॉक्स को अवॉइड करता हूँ। तो रिलायंस पे मैं कोई सलाह नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैंने फ्राइडे ही अपनी प्रॉफिट बुक की थी, जो होली के दिन लिया था, और आज मैंने फ्रेश बाई किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे डिस्क्लोजर भी दे दिया अंशुल जी ने, और चलिए ठीक है, हम आपसे लेवल स्टॉप लॉस नहीं पूछेंगे। पर प्रदीप जी, आपका व्यू रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे, देखिए 1400 के पार निकला है, क्या लगता है यहाँ पे टिकेगा, थोड़ी और मजबूती आएगी रिलायंस इंडस्ट्री में? जी, देखिए जिस तरीके का रिकवरी है, लग रहा है कि यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए। और अगर हम थोड़ा बहुत वैल्यू इन्वेस्टिंग भी करेंगे यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट डे फॉर एक्यूमुलेशन रिलायंस इंडस्ट्री। अगर आप एसआईपी करते हो, अगर आप कुछ भी नेक्स्ट 6-8 महीने का अगर आपका व्यू है, तो डेफिनेटली आपको बाइंग करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर ऐसे ही 1400 के ऊपर 2-4 दिन भी रहा, तो आपको यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मार्केट में ओवरऑल जिस तरीके का पैनिक माहौल एक चल रहा है, अगर मिडिल ईस्ट का सिचुएशन से और भी ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो कहीं ना कहीं प्रेशर जितने भी बिग कंपनीज है वहाँ पे रहने वाला है। क्योंकि अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए 2-4 दिन 5 दिन का व्यू से यहाँ पे ट्रेड मत कीजिए। अगर आपका थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग पर्पस व्यू है, तो डेफिनेटली स्टैगर मैनर पे ऐड करते रहिए। तो इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए धीरे धीरे करके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आप एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। आज के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का मूव काफ़ी क्रूशियल और इंटरेस्टिंग दोनों ही रहने वाला है। इसके अलावा देखिए, हम मार्केट खुलने से पहले एक बार आईटी की भी बात कर रहे थे, और इन्फोसिस पे एक बार ध्यान आकर्षित करते हैं, क्योंकि इन्फोसिस जो है फिलहाल डे हाई पे आता हुआ दिख रहा है। अंशुल जी, यहाँ पर कोई व्यू? क्योंकि देखिए अभी फिलहाल आईटी पे तो कोई ऐसी कमेंट्री नहीं आई है, एआई से रिलेटेड डिस्कशंस थोड़ी दरकिनारे ज़रूर हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर भी लुढ़कता हुआ नजर आया है डॉलर के मुकाबले। इन्फोसिस, क्या व्यू रखे हैं यहाँ पे? देखिए, जैसा हमने बात की थी, बैंक निफ्टी गैप पे खड़ा है, बाउंस कर सकता है। उसी तरह आप सीएनएक्स आईटी देखिए, इतने गैप डाउन के बाद भी जो 29,339 का फाइनल स्विंग लो था, जो टेस्ट होना था, वो नहीं टेस्ट हुआ है। तो ये अपने आप में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है बाउंस बैक के लिए। और पिछले 23 दिन में देखिए 26% करेक्ट हुआ है। तो बाउंस बैक के लिए, अगर बाउंस बैक यहाँ से आना है, तो आपको आईटी ही लाके देगा। और इन्फोसिस हायर लो बना रहा है, जहाँ निफ्टी लोअर हाई और गैप डाउन बन रहा है, इन्फोसिस पे हायर लो बन रहा है, ओपन लो के साथ चला है। इसको एक बार लॉन्ग कर सकते हैं बाउंस बैक के लिए। 10 डे मूविंग एवरेज 1316 पे है, ये आपका इमीडिएट टारगेट हो सकता है आज और कल के लिए। और अगर आपके पास 2 से 5 दिन का समय है, तो प्रोबेबली 1338 ये टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, आज का लो 1282 है, 1280 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो 20 रुपए के रिस्क के सामने 40 रुपए का रिवॉर्ड मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इन्फोसिस लॉन्ग करके चलना चाहिए। ठीक है, इन्फोसिस को लॉन्ग करने की सलाह है अंशुल जी की। 1280 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए, और टारगेट ठीक ठाक है इसमें। लेकिन चलिए जरा बाजार की जरा ब्रॉडर पिक्चर को समझते हैं, क्योंकि ये ना अभी फिलहाल जो ये ट्रेडर का मार्केट नहीं है। ट्रेड खोजने में ना फिर दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आप मार्केट की ब्रेथ देखिए, ये काफी ज्यादा वीक है, करीब 250 शेयर ऊपर है, और करीब 2500 शेयर हम देख रहे हैं कि गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। इंडिया विक्स आप देखिए, ये 20% 21% ऊपर है, और मई 2024 के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर। तो वॉलिटिलिटी और जो फियर है, ये बढ़ने का सूचक होता है इंडिया विक्स, और वो साफ इंडिकेट कर रहा है कि यहां से डर काफी ज्यादा है बाजार में। तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या करना है अभी, ये जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के मनीष सुनथालिया। मनीष सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सर, डर का माहौल काफी ज्यादा,
और भले ही कोई ये कहे कि नहीं हम डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, ऐसी बात तो है नहीं। क्रूड अगर भड़केगा तो निश्चित तौर पर हमारे सारे जो अभी तक मैक्रो सही दिखाई दे रहे थे ये चरमराते हुए नजर आएंगे। आपकी राय क्या है सर बाजार को लेकर? $90 क्रूड तक इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर $90 के ऊपर बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू सामने दिखेगा हमें। सो आशा तो यही करते हैं कि $90 के नीचे क्रूड का स्तर रहे। और एक चीज और समझने वाली बात है कि जब भी पहले भी लड़ाई हुए हैं, गल्फ वॉर हुआ या दूसरे वॉर्स हुए हैं, तो एक साल के भीतर जो डाउनफॉल होती है उससे बहुत ज्यादा रिकवरी होती है। तो ऐसा तो इतिहास में देखा गया है कि जब भी बहुत ज्यादा कोई गिरावट आती है ड्यू टू जियोपॉलिटिकल इश्यूज एंड पर्टिकुलरली वॉर, और इंडिया को बेसिकली इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस का ही रहता है। तो अभी जो $100 के पार है ब्रेंट क्रूड, वो इंडिया के मैक्रोस को इम्पैक्ट करेगा, इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करेगा। सो यहाँ पर आशा तो यही है, बिकॉज जब ये लड़ाई खत्म हो जाएगी तो ऑब्वियसली ऑयल प्राइसेस वगैरह करेक्ट करेंगे। तो थोड़ा मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से तो लेना ही चाहिए। बहुत ज्यादा कोई मंदी का आसार मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं लगता है। मुझे तो यही लगता है कि 24,000 के आसपास एक अच्छा लेवल है खरीदने का। बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक एनवायरनमेंट बना हुआ है, तो इसमें पहले भी देखा हुआ है कि ये पेसिमिज्म में जो भी लेते हैं वो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करते हैं। तो मेरा तो यही मानना है, इट्स अ बाइंग मार्केट। ठीक है, ये बाइंग मार्केट है। और देखिए होता यह है कि जब भी कोई ऐसी जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता आती है, युद्ध का माहौल होता है या फिर बड़े बड़े इवेंट्स बाजार ने पीछे छोड़े हैं और बाजार ने ऊपर की चाल दिखाई है, तो आपको बाइंग करनी है। लेकिन एक स्थिरता आ जाए तो ये बेहतर चीज निश्चित तौर पर होगी। मनीष सर, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स की भी काफी ज्यादा पिटाई हो रही है। क्या आपको इस बात के आसार अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो नेक्स्ट आरबीआई की पॉलिसी होगी उसमें दरें बढ़ाने का फैसला हो जाए आरबीआई की तरफ से? जब तक तेल के प्राइस को रीसेट नहीं किया जा रहा है, तो अभी तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कोई बढ़ नहीं रहे हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस तक, तब तक मेरे हिसाब से स्टेटस को ही रहेगा। क्योंकि अगर युद्ध कल खत्म हो जाता है, सपोज कर लीजिए, या अगले हफ्ते खत्म हो जाती है, या एक महीने के बाद खत्म हो जाती है, तो सडनली पूरी जो थीसिस है हाई ऑयल प्राइसेस की, वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी है आरबीआई रेट बढ़ाने के उसमें, जब तक तेल के प्राइसेस नहीं रीसेट होते। एक तो ये, और दूसरा कि स्टेटस को मेंटेन रहना चाहिए, ना तो कट होगा ना आपकी बढ़ोतरी होगी। बट $90 के नीचे इंडिया को बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं इन्फ्लेशन की। और इवन करंट अकाउंट डेफिसिट जो 2% के आसपास रहेगी $90 के क्रूड के प्राइसेस पर, बहुत ज्यादा कोई डैमेजिंग नहीं है। और इसका सिमिलर इम्पैक्ट आपके करेंसी पर पड़ेगा। 92 बहुत ज्यादा प्राइसिंग हो जाता है सब कुछ नेगेटिव $90 तक। तो स्टेटस को ही रहना चाहिए। अभी इतनी जल्दबाजी तो नहीं करनी चाहिए आरबीआई को रेट बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, नमस्कार मनीष सर, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। देखिए, ऐसे मार्केट के सेल ऑफ में एक पैनिक तो ज़रूर आ जाता है, क्योंकि ये सिर्फ आज का सेल ऑफ नहीं है, बल्कि पिछले पूरे हफ्ते हमने देखा है लार्ज कैप में तो बिकवाली है ही, धीरे धीरे करके तमाम वो सेक्टर्स गिर रहे हैं। आईटी से हमने कहीं ना कहीं ये फॉल देखी थी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ले लीजिए, मेटल काउंटर्स ले लीजिए, ऑटोज़ ले लीजिए, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे में अगर मीडियम टर्म में पोर्टफोलियो बनाना है या फिर एलोकेशन अपना बढ़ाना है, तो आपको कौन से ऐसे सेक्टर्स लग रहे हैं जहां पर इन्वेस्टर्स को मौके तलाशने चाहिए? तो अभी एनवायरनमेंट है पूरा एआई का इंफ्रा बिल्डअप का। सो पहले क्या है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होती है जब जीपीयू यूज होते हैं और एआई की जो स्थिरता है वो स्टैब्लिश हो गई है। और अब है बेसिकली एआई इंफ्रा बिल्डअप, तो उसमें जितने भी चीज लगेंगे। अब इसमें ऐसा है कि इंडिया के पास कोई जीपीयू प्ले तो है नहीं, और 50% जो एआई प्ले है वो जीपीयूज का है, वो तो बाहर से ही आने का है। 30% होते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जिसको हम बोलते हैं, वो 30% प्ले है। और बैलेंस 20% में सब कुछ इंक्लूड होता है, जिसमें HVAC हो गया, ट्रांसफार्मर हो गए, नेटवर्किंग हो गई, आपकी वायर्स एंड केबल्स हो गई, आपकी पावर एनर्जी, ये सब क्रिटिकल मिनरल्स, ये सब प्ले बैलेंस 20% में हो जाएंगे। तो ये प्लेज मेरे हिसाब से थोड़े आउट परफॉर्म करेंगे मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्रिटिकल मिनरल्स, आपके पावर एनर्जी,
ये सब स्पेसेस में तेजी है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मोटा मोटी मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक से ज्यादा बढ़ोतरी मिलनी चाहिए, क्योंकि वहां पर ग्रोथ भी ठीक है और वैल्यूएशन भी ठीक है। इंश्योरेंस एक दूसरा प्ले होगा जो रिलेटिवली थोड़ा सेफ रहेगा गिरते हुए बाजार में। हेल्थ केयर ये तो बिल्कुल ही रिसेशन प्रूफ है, इसमें बहुत ज्यादा कोई वो है नहीं, तो गिरे हुए भाव में लेने से मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। तो मेरे हिसाब से ये सब सेक्टर्स थोड़े से बेनिफिशियल रहेंगे। और दूसरा एक है आपका डिस्क्रेशनरी, जो आपकी सपोज कर ले एयर कंडीशनिंग, अभी गर्मियों में काफी डिमांड है, गर्मी बहुत जल्दी आ चुकी है, तो ये सब कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस भी अच्छे लगते हैं। सेक्टर्स हमने समझे जहां पर आप थोड़ा एलोकेशन अपना बढ़ा सकते हैं, पर मनीषा एक बार एविएशन स्पेस पर भी अपना टेक दीजिए, क्योंकि देखिए फिलहाल ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एविएशन कंपनी सेक्टर को हो रहा है। ना ही सिर्फ आप देखिए एयर स्पेसेस बंद हो रही हैं, बल्कि क्रूड में जिस तरीके का उछाल है, एक बड़ा कंसर्निंग फैक्टर उनके लिए सामने आ रहा है। बट क्या यहाँ पर अभी मौके तलाशने चाहिए इस स्पेस में अपना एक्सपोजर बढ़ाने के लिए, या फिर अभी ये जो चिंताएं हैं कहीं ना कहीं नियर टर्म अर्निंग्स पे रिफ्लेक्ट करेंगी और उसके बाद कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी अपनाएं? क्लियर अवॉइड है, क्योंकि अगर ये तेल के दाम रहते हैं, जो कि आशा नहीं है कि रहेंगे बहुत दिन तक, तो एक तो आपकी इकोनॉमी में एक स्लो डाउन इम्पैक्ट रहेगी, दूसरे आपके सरकार आ सकती है और टिकट के प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है, और तीसरा है आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट जो आसमान छू रहा है, बेसिकली कच्चे तेल। सो ऑल इन ऑल बहुत नेगेटिव है एविएशन स्पेस के। और मतलब यहाँ पर तो 2 या 3 प्लेयर्स हैं अपने मार्केट में। एक प्लेयर है जो 60% से ज्यादा मार्केट शेयर है, तो जितना ऑपरेटिंग लेवरेज पॉजिटिव साइड में मिलता है, उतना ही नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होता है। तो डिसप्रोपोर्शनेट नेगेटिव इम्पैक्ट है आज के एनवायरमेंट में। बहुत ज्यादा कोई सस्ता नहीं है स्टॉक, तो और करेक्ट हो सकता है। एक मेरे हिसाब से अभी फॉर द टाइमिंग स्पेस को थोड़ा बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। ठीक है मनीष जी, एक और स्पेस पर मैं आपसे व्यू लेना चाहूंगा, वो है एएमसी का, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का, जो म्यूचुअल फंड का कारोबार करती हैं। क्योंकि ऐसी जब अनिश्चितता का माहौल होता है, जब अस्थिरता का माहौल होता है, तो कहीं ना कहीं ये माहौल जो होता है ना, कुछ कुछ मैच्योर इन्वेस्टर भी तैयार करता है। आपको क्या लगता है कि ये एक सेफ एरिया है इन्वेस्टमेंट के लिए? क्योंकि इस सब में फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा कुछ होते नहीं है। 30% टॉप लाइन की फिक्स्ड कॉस्ट होती है मोटा मोटा, एंड बाकी जो जितने भी टॉप लाइन ग्रोथ होती है वो आपकी बॉटम लाइन में आ जाती है। तो अगर सपोज कर लीजिए पूरी एएमसी इंडस्ट्री अभी तक 40 के पी में मिल रही थी, और अब बिकॉज बाजार में मंदी है, थोड़े से एसआईपी फ्लोज वगैरह स्लो डाउन हो सकते हैं, तो ये आपको अगर 30 के पी में मिले या 35 के पी मिले तो सोने पर सुहागा, बेसिकली लेने का ही भाव है। क्योंकि अभी तो इंडिया की पेनिट्रेशन, इक्विटीज, फाइनेंशियलाइजेशन और सेविंग जो है, अभी हम तो वी हैव नॉट इवन स्क्रैच द सरफेस। तो ये बहुत लंबा जाएगा, बेसिकली 5, 10, 15 साल में अपनी इंडस्ट्री काफी बड़ी हो जाएगी। मतलब 80 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा गुंजाइश है। और एक चीज समझिए कि टॉप 10 जो म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें ही सबसे ज्यादा कॉर्पस, एसआईपी फ्लोज या लमसम इन्वेस्टमेंट जो भी आते हैं, सब टॉप 10 में ही आते हैं। बैलेंस एएमसी से उनको जो बची कुची मिल जाती है 80% से छोड़कर 20% जो है बैलेंस 42, 43 म्यूचुअल फंड्स में आती है। तो टॉप 10 म्यूचुअल फंड में कॉन्सेंट्रेट करते हुए मेरे हिसाब से गिरे हुए भाव में, अच्छे भाव में मिले तो अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। मनीष सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि यूएस में जो यील्ड्स हैं वो भी स्पाइक अप हो रही हैं, स्वाभाविक सी बात है। 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड हो या फिर 30 ईयर के बॉन्ड यील्ड है, हम उसमें उछाल देख रहे हैं। और डॉलर भी स्ट्रेंथन हो रहा है। डॉलर इंडेक्स की बात करें लगभग 100 के आसपास का है। इसका इंपैक्ट आप क्या देख रहे हैं इंडियन एक्विटीज पर और एफआईज के फ्लो के लिहाज से? और एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं, क्या जो गिरावट आ रही है बाजार में इस वक्त, ऑटो स्टॉक्स के अकोमुलेट करने का क्या है सही वक्त है ये? ऑटो कंपोनेंट्स ज्यादा बेटर प्ले है मेरे हिसाब से, क्योंकि डायरेक्ट वही तो आपकी तेल के प्राइस से समवट नेगेटिवली कोरिलेट है। जितना तेल का दाम बढ़ेगा उतनी ऑटोमोबाइल्स की कंजम्पशन थोड़ी सी डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्स है, पर मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। तो डॉलर की स्ट्रेंथ जब भी कभी भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं तो डॉलर मजबूत होता है।
ये स्वाभाविक सी वो है, पर जैसे ही खत्म होगा यूएस के जो प्रॉब्लम्स है वो सामने आ जाएंगे और यूएस में थोड़ी डॉलर में थोड़ी कमजोरी आएगी। तो अभी तक जब तक ये लड़ाई नहीं छिड़ी थी तब तक तो यही था कि इमर्जिंग मार्केट्स एक फेवर्ड प्ले होंगे। अब थोड़ी इसकी रिस्क ऑफ ट्रेड हो गई है तो इमर्जिंग मार्केट्स थोड़े से डिसफेवर्ड हो गए हैं और डॉलर स्ट्रांग हो गया, तो पैसा जो भी जाएगा वापस यूएस की तरफ ही मुड़ेगा। तो ये एक स्टांस जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो जाती तब तक तो मेंटेन रहेगी। और वहां पर जितने भी प्लेयर्स हैं वहां भी इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट तो बिल्डअप होगा, क्योंकि इस लड़ाई से कोई भी देश परे नहीं रह सकता है, सबको इम्पैक्ट होगा। तो वहां भी इन्फ्लेशनरी पुश है, तो रेट कट की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं अभी कहीं भी। बिल्कुल रेट इंक्रीज नहीं हो यही देखने वाली बात है, और तब तक बेसिकली यूएस एडवांटेजेस रहेगा। इंडिया के वैल्यूएशंस काफी करेक्ट हो गए हैं, बोलना बहुत मुश्किल है कि एफआईआई अभी देखेंगे कि नहीं देखेंगे, क्योंकि 1.5-2 साल से तो वो बेच ही रहे हैं। बट किस लेवल्स पर उनको समझ में आता है इंडिया, मेरे हिसाब से जिस दिन रुपया बिल्कुल निचले स्तर पर उनके हिसाब से हो जाएगा तब मे भी उनकी बाइंग आएगी, पर बहुत ज्यादा कुछ बिल्डअप करना नहीं चाहिए। तो चलिए कि हमने समझा मार्केट्स की रणनीति फिलहाल पर। मनीष ऐसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और ऐसे मूड और माहौल में आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को गाइड भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए मार्केट्स पे हमने समझा कि क्या होनी चाहिए फिलहाल रणनीति। कुछ एक सेक्टर्स हैं जो कि आप एक्यूमुलेट ज़रूर कर सकते हैं। एविएशन को कम्प्लीटली अवॉइड करें। रेट कट की उम्मीद तो आप ना ही करें, बल्कि रेट बढ़े नहीं, यही देखना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। पर मध्यम अवधि में जो है एक आउटलुक पॉजिटिव ही है और ये कुछ ऐसे ज़रूर मौके होते हैं जहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। ये राय आती हुई मनीष सुंथालिया जी की। पर चलिए एक बार फिर से मार्केट्स पे लौटते हैं। अभी भी जो कमजोरी है वो बरकरार है। देखिए ओएनजीसी तो नहीं बल्कि कोल इंडिया जो है वो मजबूती के साथ ऊपर जा रहा है और इकलौता काउंटर निफ्टी 50 में जो कि फिलहाल तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है, 1% से ज़्यादा की तेज़ी। वहीं एविएशन ले लीजिए, एसबीआई, श्रीराम फाइनेंस, इन तमाम काउंटर्स में रिकवरी के बिल्कुल भी संकेत नहीं है। और निफ्टी बैंक तो देखिए 2500 अंकों की फिलहाल गिरावट दिखा रहा है। हमारे साथ अंशुल जी जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनके पास लौटते हैं। और अंशुल जी क्या पूछे ये भी समझना जो है थोड़ा मुश्किल हो गया। पर चलिए एक बार स्टील कंपनीज पे बात करते हैं, क्योंकि देखिए टाटा स्टील एक आपका प्रेफर्ड पिक ज़रूर था, बट अब इस मार्केट की बिकवाली को आप ब्लेम ज़रूर कर सकते हैं कि कोई भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स या कैंडिडेट जो हैं वो नहीं रुकते हैं। बट अंशुल जी इसी के साथ सेल यहाँ पर भी 7% की गिरावट है। क्या लग रहा है ये गिरावट और गहरा सकती है? कुछ लेवल्स टूटते हुए नजर आए हैं। देखिए बिल्कुल टाटा स्टील की आपने बात की। टाटा स्टील में बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको 177 178 की जोन में मिलेगी, जहां पे 82 वीक्स का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट आया था। तो फर्स्ट लेग रैली खत्म हो चुकी थी, इसलिए हम बाय ऑन डिप्स की बात कर रहे थे। ये डिप आपको यूज करना चाहिए बट लेवल्स पे, जहां पे ब्रेकआउट आया था 178 और जोन, वहां पे अगर मिलता है तो वापस से बाइंग एक्यूमुलेशन धीरे धीरे करना चाहिए। सेम इज विद सेल, इसमें भी 66 वीक्स का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट 138 लेवल्स पे आया था, तो सेल भी 138 तक के लेवल्स का वेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इमीडिएट अगर आपको देखना है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर देखिए, एमसीएक्स डे हाई पे आ गया, प्लस में आके खड़ा होना स्टार्ट हो गया। 10-20 डे मूविंग एवरेज पे ऑलमोस्ट ओपन लो खड़ा था। तो बाउंस बैक में रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर छोटी छोटी क्वांटिटी पे 0.25% रिस्क लेके अगर लॉन्ग करते हैं तो गया तो 0.25% आपका बहुत छोटा स्टॉप लॉस जाएगा और सामने रिवॉर्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स में अच्छा मिल जाएगा। वीकनेस को एवरेज करने की जगह स्ट्रेंथ पे बाय करने की कोशिश कीजिए। वन ऑफ देम इज एमसीएक्स या कोल इंडिया, अभी करंट मार्केट प्राइस पे चल रहा है। और जैसे जैसे अगर गैप फिल हुआ है बैंक निफ्टी पे, अगर बाउंस बैक आता है तो बैंकिंग काउंटर्स में भी एक बाउंस बैक प्ले करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चलिए एक बाउंस बैक की जो है उम्मीद ज़रूर है और कहीं ना कहीं बाउंस बैक जब आए तभी जो है आप ट्रेड लीजिए। देखते हैं किस तरीके से आगे का एक्शन रहता है। बट अंशुल जी एक बार श्रीराम फाइनेंस पर भी अपनी राय दीजिए। देखिए वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मूविंग कैंडिडेट्स था और ख़ास तौर से जो इनकी एमएनए की डील हुई थी उसके बाद ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं लिया था। आज सेल ऑफ में 5.5% कमज़ोर है। क्या यहाँ से और बिकवाली आ सकती है? देखिए मेजर सपोर्ट पे आगे खड़ा है। 20 वीक मूविंग एवरेज और प्रीवियस स्विंग लो था 949, उस जोन को प्रोटेक्ट कर रहा है। बट क्या यहाँ पे इमीडिएटली ट्रिगर पुल करना चाहिए बाई का?
एकदम नहीं करना चाहिए। ऑफ लेट अच्छी स्ट्रेंथ रही है तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी गहरा सकती है, बट आज के लिए इमीडिएटली डन है। एक छोटा सा रैली आपको जरूर मिल सकती है 980 ऑड लेवल्स तक, बट वहां पे थोड़ा सा स्टॉक हल्का करना चाहिए, क्योंकि इस प्रॉफिट बुकिंग में मोस्ट लाइकली ये अनमिटिगेटेड लेवल्स टेस्ट करने एक बार 900 890 जोन तक आएगा। तो यहाँ से एक 20-30 रुपए की बाउंस बैक है, उसके बाद वापस से डाउन साइड खुलेगी। ठीक है, श्रीराम फाइनेंस को लेकर ये व्यू हो गया। बाजार देखिए, मतलब जो गैप के साथ नीचे खुला उसके बाद बहुत ज्यादा कोई उथल पुथल नहीं हुआ। निफ्टी करीब करीब 700 नीचे है और ये लेवल लगभग आप आधे घंटे से इस तरह का ही आप देख रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो 24 अंकों की गिरावट है और ब्रेंट क्रूड हमारी टिकर टीम लगातार आपको बता रही है कि क्या उसके लेवल से $115 प्रति बैरल के ऊपर निकल गया है। पिछले हफ्ते ब्रेंट क्रूड 28% चला और आज हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड के प्राइजेस में लगभग 25% के आसपास का उछाल है। $116 और 18 सेंट के भाव फिलहाल आपको ब्रेंट क्रूड के नजर आएंगे। तो क्रूड में उबाल है, बाजार नीचे है। इंडिया विक्स में हम स्पाइक अप होते हुए देख रहे हैं। रुपया जो है रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। ये तमाम कंसर्न्स हैं जो बाजार को नीचे खींचने काम कर रहे हैं, बट एक कंफर्टिंग फैक्टर है कि अब ओवरसोल्ड जोन के नजदीक है निफ्टी। अगर आप आरएसआई देखेंगे 33 के आसपास का आरएसआई है निफ्टी का, तो क्या बाजार यहां से चलेगा। लेकिन अब यह है कि जब तक मिडिल ईस्ट में स्थितियां, पश्चिम एशिया में स्थितियां जब तक काबू में नहीं होती हैं, वहां से कुछ बेहतरी के संकेत नहीं आती, तब तक बाजार का मूड सुधरने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। हमारे साथ इन हाउस एक्सपर्ट कुणाल बोथरा भी जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका। कुणाल जी, कोई ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे या फिर नो ट्रेड गुड स्ट्रेटजी? या ऑफ कोर्स नो ट्रेड इज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। मेरा मानना है कि आई थिंक ऐसे दौर पे आपको ट्रेडिंग पोजीशन की साइज और द नंबर ऑफ ट्रेड्स जो आप इनिशिएट करते हो, ये सारी चीज़ें आपको कट डाउन करनी होती है, बिकॉज ऐसे टाइम्स में इरेशनलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। इंडिया विक्स हम देख रहे हैं कि 24 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडेक्स के प्रीमियम्स देखें तो बिकॉज ऑफ द मार्जिन प्रेशर प्रीमियम्स भी आपके राइज हो जाएंगे। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा इरेशनलिटी का दौर कंटिन्यू रहेगा। सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो कि क्रूड ऑयल प्राइसेस और कितना हाई बना सकता है। हम 112-118 के आसपास हमने टेस्ट कर चुका है आज, पर हो सकता है अगर आने वाले दिनों में अगर हम 120 भी क्रॉस कर जाए तो मार्केट्स में थोड़ा सा सेल ऑफ एग्रेवेट हो सकता है। तो मेरा मानना है कि उस लिहाज से थोड़ा सा सीमित दायरे पे ट्रेड करना चाहिए और ज़्यादा पोजीशन इनिशिएट नहीं करनी चाहिए करंट लेवल से भी। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जितनी आप ट्रेड को सीमित रखें, ना ले ट्रेड अगर नहीं बन रहा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फंसने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाजार का देखिए जो टेक्सचर है ना, वो काफी वीक निश्चित तौर पर नजर आ रहा है। अच्छा, क्रूड से रिलेटेड एक शेयर मैं आपसे कुणाल जी समझना चाहता हूं, वो है रिलायंस का। रिलायंस हमने देखा कि पिछले 2 सत्र में तेजी हो चुकी है, 1400 रुपए का भाव है। आज हमने देखा कि कमजोर शुरुआत हुई, लेकिन लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी की कोशिश हुई है। 1403 रुपए, 2 रुपए नीचे इस वक्त रिलायंस का शेयर दिखाई देगा। उसकी वजह यह है कि जो भारत को रियायत दी गई रूस से क्रूड खरीदने को लेकर, उसका बड़ा बेनिफिशियरी रिलायंस है। कुछ एक्सप्लोरेशन भी करते हैं, तो कॉस्ट के फ्रंट पर और मार्जिन के फ्रंट पर थोड़ा सा कुशन जरूर है रिलायंस को, लेकिन परिस्थितियां ऐसा नहीं कि बहुत इनके फेवर में हैं। क्या एक बाउंस का ट्रेड यहां से लिया जा सकता है या फिर रिलायंस को भी छोड़ दें? थोड़ा एक्सेप्शन हो सकता है, बिकॉज हमने लास्ट 2 दिन में देखा कि एक बाउंस बैक स्टॉक पे हमने देखा था करीबन 50-70 पॉइंट का, 1330-1340 के आसपास का जो लो बनाया था, वहाँ से 1400 क्रॉस किया। अच्छी बात है कि आज स्टॉक होल्ड कर रहा है और फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो लास्ट वीक में जो लॉन्ग पोजीशंस बनी थी रिलायंस में, या जो हमने शॉर्ट कवरिंग का एक ट्रेंड देखा था, वो अभी भी इंडिकेट कर रहा है कि नए बायर्स यहाँ पे उत्सुक है बाय करने के लिए। इसके साथ साथ जो 2 अदर स्टॉक्स है जो जनरली क्रूड स्पाइक में फेवर करते हैं, वो है ONGC और दूसरा है कोल इंडिया। मेरा मानना है कि आई थिंक ये दोनों भी स्टॉक की अगर हम चार्ट्स देखें लास्ट 3 क्वार्टर के 4 क्वार्टर के जो ब्रेकआउट्स हमने देखे स्टॉक्स में से, वो भी इंडिकेट कर रहा है कि शायद ONGC और कोल इंडिया यहाँ से थोड़ा और बेहतर कर सकता है। तो मेरा मानना है कि अगर किसी को ऑफसेटिंग ट्रेड लेनी है, अगर आपको लॉन्ग पोजीशंस बनानी है जस्ट सो दैट आप कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हो और थोड़ा सा मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हो, तो ये 3 ऑप्शंस बन सकते हैं आपके पास में, जहाँ पे आप ONGC, कोल इंडिया एज वेल एज रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बेट ले सकते हैं। ONGC, कोल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर आप दांव लगा सकते हैं, बट इसमें भी आपको सतर्क रहना तो बिल्कुल चाहिए ही। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर,
₹92.34 $1 का भाव ये पहुंच गया, रिकॉर्ड लो है। फार्मा और हेल्थ केयर को लेकर मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूं अंशुल जी। मुझे लगता है कि अगर बाजार अगर यहां से संभलता है, रिकवरी आती है, तो ये एक ना आपको एक सेफ्टी नेट तो ऐसे भी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक गेन भी दिखा सकते हैं। कोई ऐसे शेयर जो आपके रडार पर हो, जहां पर आपको लग रहा हो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी है और बाइंग करनी चाहिए गिरावट में? सर एग्जैक्टली गिरावट में ये इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा। नॉट एग्जैक्टली अभी ट्रिगर नहीं पुल करना है, बट नैटको फार्मा जो हमेशा हमको पसंद रहा है, लगभग हर बार टारगेट्स अचीव हुए हैं। आज भी आप देखिए बहुत ज्यादा कोई वीकनेस नहीं है, 1% माइनस में है। तो ऑन द डिप्स कहीं भी नैटको फार्मा आपको 980 रुपए के आसपास वापस से मिल जाता है, इसको बाई करके चलिए। पुराना टारगेट गैप फिलिंग का 1048 अभी भी बचा हुआ है, तो नैटको फार्मा में एक बाइंग देख सकते हैं। एक मैनकाइंड फार्मा है जहां पे हमारे टारगेट अचीव होने के बाद से वापस पुल बैक आ रहा है, तो इस पुल बैक में कहीं भी ऑन द डिप 2100 रुपए के आसपास मिलता है, तो मैनकाइंड फार्मा में देख सकते हैं 2080 2100 रुपए के आसपास बुलिश एविडेंस मिलता है, तो इसको लॉन्ग कर सकते हैं। बट आउट ऑफ द टू रिलेटिव स्ट्रेंथ नैटको फार्मा में है, तो मैं नैटको फार्मा ही प्रेफर करूंगा। अगर वहां बुलिश एविडेंस मिलता है तो मैं वहां पे लॉन्ग पोजीशंस लेना ज्यादा पसंद करूंगा। राइट, तो चलिए फार्मा स्पेस पर भी रखेंगे नजर और नैटको फार्मा भी देखते हैं आगे किस तरीके का कमाल करता है। बट इसी के साथ अंशुल और कनाल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और ढेर सारे काउंटर्स पर हमसे चर्चा भी की। पर चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के उस पार हम जल्द जुड़ेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा पूरा अपडेट इस छोटे से ब्रेक के बाद।